नमस्कार दोस्तों। अरे नहीं नहीं नहीं, मजा नहीं आया। एक जबरदस्त आवाज होनी चाहिए आपकी, एक जबरदस्त रिस्पॉन्स आना चाहिए आपकी तरफ से। एक ऐसा नमस्कार का जवाब होना चाहिए कि सुनने वाले को, देखने वाले को लगे जो दूर दूर से आए हैं, जो अहमदनगर से आए हैं, जो कोल्हापुर से आए हैं, जो गुलबर्गा से आए हैं, मुंबई के, महाराष्ट्र के कोने कोने से जो लोग आए हैं, उनको लगे हकीकत में हमने कोई प्रोग्राम देखने के लिए आए हैं और हकीकत में प्रोग्राम एकदम लाजवाब था। वो जब अपने शहरों में वापस जाएंगे और जब लोगों को कहेंगे कि हमने बंबई षणमुखानंद हॉल में फ्री इंडिया कॉन्सेप्ट का एक प्रोग्राम देखा, जब उसकी शान के बारे में कहेंगे तो वहां के लोग दंग होना चाहिए दोस्तों। एक ऐसा नमस्कार का आवाज आना चाहिए। फिर से एक मौका देता हूं आपको और चाहूंगा एक जबरदस्त धमाका होगा इस आवाज का। नमस्कार दोस्तों, बढ़िया। आए हुए तमाम फ्री इंडिया के डिस्ट्रीब्यूटर्सों का मैं FIC परिवार की तरफ से, आप सभी लोगों के सीनियरान की तरफ से, बॉम्बे डेपो की तरफ से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आप सब लोग यहाँ पर आज अपना कीमती वक्त निकाल कर आए, इसके लिए चाहूंगा अपनी खुद की हौसला अफजाई के लिए जोरदार तालियां से शुक्रिया। आज का दिन एक महत्वपूर्ण दिन है हमारे लिए, क्योंकि आज का जो टॉपिक है, जिस विषय पे हम लोग बात करने वाले हैं, जिस परिस्थिति में हम लोग गुजर रहे हैं, उस परिस्थिति का आभास लेना है हमको दोस्तों। विषय है संघर्ष। जरा बैठ के लेंगे दोस्तों प्लीज। आज का विषय है संघर्ष, और संघर्ष हमारे जीवन में आता ही रहता है। और इस संघर्ष से जूझने के लिए आपने और हमने मिलकर फ्री इंडिया कॉन्सेप्ट का दामन थामा है। हम सब लोग अपने संघर्ष भरी जिंदगी से बाहर निकलने के लिए इस फ्री इंडिया कॉन्सेप्ट का दामन तो थाम लिया, लेकिन इस संघर्ष से जूझना कैसा, अपनी समस्याओं के ऊपर मात कैसे करना, इसमें से बाहर कैसे निकलना, अपनी प्रॉब्लम को मात कर कर अपने आप को कामयाब कैसे कर दिखाना, अपने आप को किसी मुकाम पर कैसे ले जाना, इसके बारे में हमारे सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हम लोग चाहते तो है जिंदगी में कामयाब होना। क्या आप सभी लोग कामयाब होना चाहते हो? या सब लोग? जवाब ही नहीं उसके बारे में। हम सभी लोग कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसी कौन सी चीज है जो हमें रोकती है? वो क्या संघर्ष है और उस संघर्ष का क्या इलाज क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है, जिसकी वजह से हम संघर्ष को मात करके अपनी जिंदगी को बेहतरीन बना सके? तो दोस्तों, इस संघर्ष को मात करने के लिए अगर हमको कोई सलाह मशवरा कर सकता है, अगर हमारा कोई मार्गदर्शन कर सकता है, तो वो कोई और नहीं दोस्तों, एक हमारा प्यारा दोस्त जो हमारी भलाई चाहता है। एक हमारा ऐसा दोस्त जिसने अपनी जिंदगी के 21 साल, 1 2 3 नहीं बल्कि पूरे 21 साल संघर्ष में जिंदगी में गुजारे दोस्तों। जिसने कभी पीछे मुड़कर देखा नहीं, सिर्फ आगे बढ़ना उसका इरादा था, सिर्फ आगे ही आगे चलता जा रहा था। ऐसा दोस्त एक 500 रुपए की नौकरी से उसने शुरुआत की, पेपर वेंडर की हैसियत से उसने काम करना शुरू किया। 500 से 5000 कब हुए पता नहीं चला, 5 का 50 कब हुआ पता नहीं चला, 50,000 का 2 लाख कैसे हुआ पता नहीं चला, और 2 लाख का 5 लाख लेने लगे पता नहीं चला दोस्तों। ऐसे इंसान से मैं आपको क्या करता हूं। एक वही आदमी हमको संघर्ष से बाहर निकलने का रास्ता दिखा सकता है, संघर्ष में टिके रहने का, अपने आप को इस संघर्ष भरी जिंदगी में कामयाब करने का एक रास्ता दिखाने वाला और कोई नहीं हो सकता दोस्तों। मैं उसी शख्स को बुलाने जा रहा हूं, the one and only one, the one and only one, the best in India, my good friend, and please help me welcome। मैं चाहूंगा जब मैं उनका नाम उच्चारूं, मैं जब उनके बारे में कहूं, आप सभी लोग उनकी हौसला अफजाई में, उनकी इज्जत बख्शने के लिए अपनी जगह पर खड़े होकर उनको बड़ी कड़कदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। मैं बुलाना चाहूंगा मेरे अजीज दोस्त, हमारे गुरु, मेरे को जिन्होंने आज तक की जिंदगी में खड़े करने के लिए जिन्होंने मदद की, और मेरे जैसे कई लोगों को उन्होंने खड़ा करने के लिए मदद किया, ऐसे हमारे प्यारे ट्रेनर को बुलाना चाहूंगा। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से उनका स्वागत की जाए। प्लीज हेल्प मी वेलकम मिस्टर संतोष नारायण।
लिए मैं महाराष्ट्र के हमारे ऑल इंडिया के 3 टॉपर लीडर लोगों को बुलाना चाहूंगा। उनमें से पहले को मैं बुलाना चाहूंगा हमारे प्यारे दोस्त जो चले आते हैं दौड़े दौड़े, वो है हमारे बाला गौड़े। प्लीज हेल्प मी वेलकम मिस्टर बाला गौड़े। और उन्हीं के साथ में बुलाना चाहूंगा मिस्टर राघव सुपर साहब को, और हमारे टीम के सचिन तेंदुलकर मिस्टर जयवंत कामरेलो। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। बहुत खुशी है आप लोगों से आज बात करते हुए। टॉपिक तो है संघर्ष, लेकिन यहां पर कोई ऐसा फटकड़ीदार कुछ बात होने वाली नहीं। संघर्ष हर आदमी के लाइफ में आता है, हर आदमी के जिंदगी में संघर्ष है। सुबह उठना, काम करना, लगातार काम करना, लगातार जिंदगी में आगे बढ़ना, ये एक संघर्ष की बात है। हर आदमी इसमें काबिल नहीं होता, हर आदमी इसमें अचीवमेंट करता भी नहीं है, हर आदमी जिंदगी में संघर्ष करने के बावजूद भी आगे बढ़ता नहीं। मेरे 21 साल के करियर में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा संघर्ष करते हुए, मेहनत करते हुए, अपनी जान लगाते हुए, लेकिन मैंने बहुत कम लोगों को मेहनत करने के बावजूद जीतते हुए देखा है। बहुत कम लोगों को मैंने हकीकत में मेहनत करने के बाद अचीवमेंट करते हुए देखा है। तो मैं सोच में पड़ गया कि ऐसा होता क्यों होगा कि बंबई में काम करने वाला, कोल्हापुर में काम करने वाला, औरंगाबाद में काम करने वाला इंसान, हर इंसान पैदाइशी मेहनत करने के लिए तो तैयार होता ही है, लेकिन फिर वो क्या बातें हैं कि मेहनत के बावजूद भी बहुत सारे लोगों को वो अचीवमेंट नहीं मिलता। हम सब जुड़ते भी हैं फ्री इंडिया में, अगर यहां नहीं जुड़े तो हम किसी और कंपनी में जुड़ जाते हैं, वहां नहीं तो किसी और संस्था में हम जुड़ जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमेशा जिंदगी में जीत होना जरूरी नहीं है। तो ऐसा क्यों होता होगा? जब मैंने ऐसा सोचा तो मुझे पता चला कि बहुत सारे लोग मेंटल डिसीजन तो ले लेते हैं कि यस मुझे जीवन में आगे बढ़ना है, इस बात का मेंटल डिसीजन तो बहुत सारे लोग ले लेते हैं, बहुत सारे लोग लेकिन फिजिकल डिसीजन नहीं लेते। जैसे मैंने 1985 में ये मेंटल डिसीजन ले लिया, जब 83 से लेके 85 मैं घर घर में जाके न्यूज़पेपर डालता था। 83 में सुबह का टाइम पे न्यूज़पेपर डालता था, उसके बाद कॉलेज में जाता था, उसके बाद दोपहर के टाइम पे मैं अकाउंटेंट का काम करता, और रात के टाइम पे मैं ट्यूशन लेता था। बहुत मेहनत करता था, दिन में कम से कम 15 घंटे काम करता था, लेकिन सब मिला के आती 700, 800, 900 रुपए थी। तो 1985 में किसी ने कहा कि अगर जीवन में आगे बढ़ना है, जीवन में अगर आपको अपने सपने साकार करने हैं, तो आपको एक ही प्रोफेशन ज्वाइन करना पड़ेगा, वो है सेल्स का प्रोफेशन, लोगों से मिलने का प्रोफेशन, और लोगों से मिलके उन्हें समझाने का, उनकी जीवन में आपके पास जो है वो चीज उनके पास नहीं है, इस बात का एहसास दिलाने का काम तुम्हें करना पड़ेगा। तो मैं वैक्यूम क्लीनर बेचता था, वैक्यूम क्लीनर इलेक्ट्रिक झाड़ू बोलते थे लोग, मैं वैक्यूम क्लीनर बेचता था जिससे कि आपके घर का साफ सफाई कर सकते। अब जब अपन किसी के घर में जाते हैं तो उसके पास ऑलरेडी झाड़ू भी है, कटका भी है, और वो झाड़ू कटका करके 100-200 रुपए में वो काम पटा लेता था। वो आदमी क्यों मेरा 3,300 रुपए का मशीन खरीदेगा? वो क्यों मेरा मशीन खरीद के वो मेरा मशीन को वापरेगा और जिंदगी को और बेहतरीन, क्लीन और अच्छा बनाने का, घर और भी बढ़िया और सुंदर बनाने का कारण क्या है? तो मुझे कहा गया कि तुम सेल्समैन बन जाओ और लोगों के घर घर में जाके उन्हें यह समझाओ कि आपके पास जो है वो उनके पास नहीं है, और वो लेने से उनके जीवन में बहुत अच्छी बात हो सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे आप फ्री इंडिया में काम करते हैं, जब आप किसी के घर में जाते हैं तो आपको उसे समझाना पड़ेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, या आपके कंपनी के साथ जुड़ने से उसकी जिंदगी में के जो फायदे, जो प्रॉब्लम्स है वो किस तरह से सॉल्व होंगे, ये आपको उसे समझाना है। प्रॉब्लम यहीं पर शुरू होती है।
सब लोग मेंटल डिसीजन तो ले लेते हैं। जब मेरे को उस दोस्त ने कहा कि अगर तुझे जीवन में आगे बढ़ना है, नाम कमाना है, इज्जत कमाना है, पैसे कमाना है, तो तुझे एक ही काम करना है, वो सेल्स में जाना है। तो मैंने मेंटल डिसीजन तो ले लिया, और मेंटल डिसीजन लेने के बाद मैं कंपनी में जुड़ गया, और कंपनी में जुड़ने के बाद शुरू हुई वो फिजिकल प्रॉब्लम्स। अब उसने 7 दिन 5 दिन का ट्रेनिंग के लिए बुला लिया, और ट्रेनिंग के टाइम पे उन्होंने हमें बताया कि घर घर में जाके एक एक आदमी के घर घर में जाके काम करना पड़ेगा। उधर ही हमारी थोड़ी पुक पुक चालू हो गई। जब तक ये मेंटल डिसीजन ले लिया था कि भैया ठीक है, नो प्रॉब्लम, जिंदगी में आगे बढ़ना, पैसा कमाना, नाम कमाना, इज्जत कमाना, लोगों ने प्रोत्साहित कर दिया। और हम लोग भी हमेशा कोई भी आदमी प्रोत्साहित करते तो कितना मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन वो यहां से औरंगाबाद जाने के पहले ही खत्म हो जाती है, क्योंकि जिंदगी की तकलीफें जो है वो बाद में शुरू होती है। मोटिवेट हम जरूर हो जाते हैं, इंस्पायर हम जरूर हो जाते हैं, किसी के बोलने पे, कोई कैसेट सुनने से, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने से, किसी ने एक अच्छी राह दिखा दी तो हम मोटिवेट जरूर हो जाते हैं, दैट इज द मेंटल डिसीजन। लेकिन उसके बाद शुरू होती है वो फिजिकल डिसीजन। मुझे पता चला 5 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ। 5 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद उन्होंने पकड़ा दिया मेरे हाथ में 18 किलो का एक वैक्यूम क्लीनर, 58 सेंटीमीटर का एक सूटकेस के अंदर, 58 सेंटीमीटर के ब्लू कलर के सूटकेस के अंदर 18 किलो का एक वैक्यूम क्लीनर डाल दिया, और बोला ये उठा और बंबई की गली गली में चल। और उधर फटने को चालू हो गया कि ये मेरी बस की बात नहीं है, ये मेरी बस की बात नहीं है। वहां पर अपना, क्योंकि जब वो पेटी उठाया और फिर वो 85 बस, वर्ली में से जाके 85 बस पकड़ के ग्रैंड रोड स्टेशन पे उतरा, ग्रैंड रोड स्टेशन पे उतरा, और वहां से जब नीचे उतरा और ये पेटी लेके 4-4 5-5 माले का बिल्डिंग चढ़ना है, और चढ़ने के बाद एक एक घर में जाना है, और एक एक घर में जाके एक एक आदमी के दरवाजे पे नॉक करना है। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम संतोष नायर है, मैं यूरेका फोर्ब्स से आया। अगला दरवाजा, गुड इवनिंग सर, मेरा नाम संतोष नायर है, आई एम फ्रॉम यूरेका फोर्ब्स। तीसरा दरवाजा, गुड इवनिंग सर, मेरा नाम संतोष नायर है, मेरे पास एक छोटा सा मशीन है, मैं यूरेका फोर्ब्स से आया हूं, मेरे पास एक छोटा सा मशीन है जिससे कि आपका घर का पूरा साफ सफाई हो सकता है। ऐसे जब 110 दरवाजे, जब हम दरवाजे पे नॉक करते थे, 110 दरवाजा हमारे को रोज नॉक करने का टारगेट था। ये हमारी कंपनी की टारगेट थी कि तुम्हें 110 दरवाजे पे जाना है। जब 110 दरवाजे पे जाते थे तो उसका जो दर्द होता था, उसका जो फिजिकल पेन होता था, वो एक एक घर में वो पेटी उठा के जाना, दैट इज अ फिजिकल डिसीजन। लेकिन ये फिजिकल डिसीजन भी बहुत सारे लोग ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद आती है द इमोशनल डिसीजन। इमोशनल डिसीजन का ये मतलब है कि जब वो आदमी अपने मुंह पे देख के दरवाजा मारता है तो अपना जीवन का आधार स्तंभ हिल जाता है, अपने को अपने आप से घृणा हो जाती है, अपने को अपने आप से एक छोटापन का एहसास होता है, अपने को अपना कंपनी छोटा लगता है, अपन छोटे लगते हैं, अपने परिवार छोटा लगता है, अपनी जिंदगी छोटी लगती है, सब कुछ ऐसा लगता है कि बहुत ही एक जिल्लत की जिंदगी बिता रहे हैं। एक इस तरह का इमोशनल ब्रेकडाउन जिसको बोलते हैं, साहस नहीं होता उस टाइम पे लड़ने का। बहुत सारे लोग या तो सेकंड स्टेज पे टूट जाते हैं, या बहुत सारे लोग थर्ड स्टेज पे टूट जाते हैं। जब 110 दरवाजे में से 95 आदमी लोग आपके दरवाजे के सामने, आपके चेहरे पे जब दरवाजा मारता है, तो एक अगरबत्ती सेल्समैन जो 2 रुपए का अगरबत्ती या 5 रुपए का अगरबत्ती बेचता है, वैसा जिसका फीलिंग वैसा होता है, वैसा हमें भी वो फीलिंग होता था। एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग माय डियर फ्रेंड्स, कि मैं वो भी झेल गया, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ही आवश्यक है कि हम फिजिकल डिसीजन लेवे, मेंटल डिसीजन लेवे। मुझे ऐसा लगता है कि फ्री इंडिया कॉन्सेप्ट में बहुत सारे लोग आ तो गए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत प्रोत्साहित तो आप हो चुके हैं, आपने मेंटल डिसीजन तो ले लिया, लेकिन कहीं पर वो जो फिजिकल काम आपको करनी है वहां पर चूक जाते हैं। फिजिकल काम में सिर्फ दरवाजे पे नहीं जाना है, फिजिकल काम में एक और काम करना है कि उसके घर के अंदर जाना है,
उसके घर के अंदर जाना। फिजिकल काम में आपने उसको फोन पे अपॉइंटमेंट तो फिक्स कर लिया, लेकिन फिजिकल काम में अब उसके घर के अंदर जाना है। घर के अंदर जाके उसे इस बात का एहसास दिलाना है कि वो हमारे साथ क्यों जुड़े। और यहां पर बहुत सारे लोग फिर चूक जाते हैं, क्योंकि अंदर जाएंगे, दरवाजे पे बहुत सारे लोग, जब वो 110 दरवाजे में से कितने लोगों ने मार दिया दरवाजा? 95 लोग। अब दूसरी फिजिकल प्रॉब्लम यह है कि जो 10 लोगों ने जो दरवाजा मुंह पे नहीं मारा और आपको एंट्री दिया, वो अंदर मारेगा। कोई बाहर मारता है, कोई अंदर लेके मारता है। और वो दर्द जो है बहुत संगीन दर्द होता है, क्योंकि दरवाजा भी बंद कर लेता है, अंदर बिठा भी देता है, लॉक भी कर देता है और फिर मारता है। तब फ्रीडम भी नहीं है बाहर जाने का। और जब वो मार के बाहर भेजता है तो फिर एहसास होता है कि इतना दर्द तो झेल नहीं सकते। बहुत सारे लोग अंदर जाने के बाद टूट के बाहर आते हैं, बहुत सारे लोग अंदर तक जाते भी नहीं। फिजिकल पेन में बाहर की पेन को झेलने वाले और अंदर जाके झेलने वाले लोग ही फ्री इंडिया कॉन्सेप्ट में सक्सेसफुल हो सकते हैं। और अंदर जाने के बावजूद भी जब वो जिल्लत के माफत अपने को भेज देता है, अपने को ऑब्जेक्शन देता है, रिजेक्शन देता है, उसके बावजूद भी इस धंधे पे विश्वास करके इमोशनली स्ट्रांग होके जिंदगी भर आगे बढ़ते रहने की जो अंदरूनी शक्ति लगती है, उसके लिए आपको चौथा एक ही आदमी है, वो है आपका स्पिरिचुअल डिसीजन, यानी भगवान। ये दोनों के बीच में सिर्फ भगवान ही है, यहां पर इंसानों का काम ही नहीं। तो जब मैं जाता हूं घर घर में, पहले तो मैंने ले लिया मेंटल डिसीजन कि मुझे सक्सेसफुल बनना है। जैसे अभी राजेश शेट्टी यहां खड़े रह के आपसे पूछा कि आप में से कितने लोग सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, सब लोग सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, तो आपने बड़े जोरदार आवाज में ये कहा कि यस, बनना चाहते हैं। अब ये हो गया आपका मेंटल प्रिपेयर्डनेस। मेंटल प्रिपेयर्डनेस के साथ अभी लगेगी आपको फिजिकल प्रिपेयर्डनेस, फिजिकल डिसीजन। और फिजिकली जब आप किसी के घर में जाते हैं और वहां पर जो फेस आप करते हैं, या तो फोन पे वो मारता है या घर में वो आपको मारता है, तो वहां पर टूटने का नहीं। और उस टाइम पे सिर्फ इतना एहसास करना कि आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, सही मार्ग पे आप जा रहे हैं। और वो टाइम पे सिर्फ भगवान को याद करना, और ये चारों का कॉम्बिनेशन अगर हो जाता है तो आदमी सक्सेसफुल होता है। यही एक रीजन रहेगा कोई भी आदमी का सक्सेसफुल होने का। आज मैं आप लोगों को किसी तरह का इंस्पिरेशनल टॉक नहीं दूंगा। घर के अंदर जाके बात क्या करना है, इसके ऊपर हम बात करेंगे आज। क्योंकि घर के अंदर जाने के बाद बहुत सारे लोग कुछ भी बोल देते हैं, क्या भी मुंह में आया बोल देते हैं। कोई पहला फ्री इंडिया से चालू कर देते हैं कि हम लोग तोप है, हम फटाकड़ी है, हम ये। कोई ये बोलते हैं कि हमारे इधर करोड़पति बहुत है। कोई ये चालू करता है कि हमारे पास इतने टीएससी है। कोई ये चालू करता है कि हमारे पास 10 लाख से ऊपर लोग हैं। कोई बोलते हैं कि हम 4 साल पुराने हैं। कोई बोलते हैं कि यहां पर आने वाला हर आदमी सक्सेसफुल होता है। क्या लेकिन ये पहला बोलना जरूरी था? ये सोचने लायक बात है। एंट्री मारते ही बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे पास एक जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी है और आप मेरे साथ जुड़ जाइए, आप मेरा ट्रेनिंग के लिए आ जाइए, सब कुछ आपका ठीक हो जाएगा। क्या ये सही है बोलना? और अगर यही सही है तो फिर लोग इतने अच्छे जुड़ते क्यों नहीं है? तो ये बात आज हमें देखना है। देखना यह है कि हमें घर के अंदर जाने के बाद बात क्या करनी है। टुडे द फिजिकल डिसीजन विल बी रीअफर्म्ड। आज हम फिजिकल डिसीजन जो हम घर में या तो फोन करते हैं
वो भी एक फिजिकल काम है। उसके घर तक पहुंचना वो भी एक फिजिकल काम है। उसके ऑफिस तक पहुंचना वो भी एक फिजिकल काम है। उसे उठा के अपने टीएससी में लाना और उसको सेमिनार अटेंड कराना वो भी एक फिजिकल काम है। ये फिजिकल काम में एक टेक्निक है, एक फिजिकल काम में एक खूबी है। वो खूबी को अगर अच्छी तरीके से निभाओ, वो चीज को अच्छी तरीके से निभाओ, तो ही वो सेमिनार के लिए आएगा या फिर वो आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। संघर्ष हमारी वहां से शुरू होती है एक्चुअली। किसी के घर में जाने के बाद या किसी को मिलने के बाद या सेमिनार को बुलाने के लिए, वहां पर मेंटल डिसीजन में कोई संघर्ष नहीं है। मेंटल डिसीजन तो गली का हर आदमी ले सकता है कि मुझे बड़ा आदमी बनना, कौन नहीं बनना चाहता। फिर हर आदमी ने जो मेंटल डिसीजन लिया, मुंबई की गलियों में, औरंगाबाद की गलियों में, पूना के गलियों में, नागपुर के गलियों में, गुजरात के गलियों में, सूरत के गलियों में, छोटा से लेके बड़ा से बड़ा आदमी बड़ा बनना चाहता है। मेंटल डिसीजन तो सब आदमी लेते हैं, हर आदमी लेता है जिंदगी में। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं तो मेंटल डिसीजन हर आदमी लेता है, लेकिन चूकता हो तब है जब उस मेंटल डिसीजन को लेने के बाद जब वो फिजिकल डिसीजन लेता नहीं है। या तो फिजिकल डिसीजन लेने के बाद सब चीज गलत करता है, घर के अंदर जाके सब गलत कर देता है, टेलीफोन पे सब कुछ गलत बोल देता है, ऑफिस में उसको मिलने के बाद सब गलत कर देता है। तो फिजिकली वो काम तो कर रहा है, लेकिन गलत अगर करेगा तो रिजेक्शन बहुत ज्यादा होता है, और जब ज्यादा रिजेक्शन होता है तो आदमी इमोशनली टूट जाता है। तब भगवान को याद करके फायदा नहीं। सही चीजें करो और उसमें झटके खाओ, फिर भगवान को याद करो, वो भी साथ देगा। लेकिन कुछ भी जाके करो, उसके घर में मुंह में आया वैसा बात करो, उसको कोई टेक्निक से नहीं पेश करो, तो भगवान भी नहीं बचाएगा। एंड देयरफॉर मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूं संघर्ष का पहला इंट्रोडक्शन टू स्पॉन्सरिंग स्किल्स। कईयों को मैंने पूछा कि सेल्स एक कला है, इज इट एन आर्ट और ए साइंस? अगर मैं आपसे पूछूं किसी को बेचना, क्या ये कला है? इज इट ए साइंस? क्या ये शास्त्र है? साइंस है, शास्त्र है, या फिर ये कला है, एक आर्ट है? आप क्या जवाब देंगे? अगर मैं पूछूं सेल्स इज एन आर्ट और इस सेल्स इज साइंस, क्या सेलिंग जो है वो एक कला है कि ये शास्त्र है, तो आप क्या जवाब देंगे? हाँ, एक आदमी हाथ ऊपर वहां पर। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। यस, एब्सोल्युटली राइट। सेलिंग जो है वो कला भी है, वो एक आर्ट भी है, और एक साइंस भी है, शास्त्र भी है। बहुत सारे लोग शास्त्रों को यूज नहीं करते। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 4 स्टेप्स है किसी के घर के अंदर जाने के बाद। 4 स्टेप्स होते हैं। अगर आप सचमुच में मेरी पूरी 21 साल की जिंदगी का टोटल सक्सेस, माय डियर फ्रेंड्स, मेरी तीनों लड़कियों की कसम, मेरी जिंदगी की कसम, मैंने कभी स्टेप्स ऑफ सेल्स का उल्लंघन नहीं किया। जो मुझे सिखाया गया था 1985 में, मेरे बॉस ने बोला घर में जाने के बाद पहला ये बोलना, मेरा दिल बड़ा किया पहला कुछ और बोलने का, लेकिन मैंने वो नहीं बोला। जो मेरे को पढ़ाया गया था शास्त्र के हिसाब से और कला को यूज करते हुए पहला क्या बोलना है, ये जब मेरे को बताया गया था, मैंने वही चीज पहला बोला। उसकी मैंने बहुत पढ़ाई लिखाई करके, बाय हार्ट करके, किताबों में लिख के अपने ज़हनो दिमाग में वो डाल दिया, और डालने के बाद मैंने रट्टा रट्टा उसको मारा, और रट्टा रट्टा मारने के बाद वो वैसे का वैसा मैंने लोगों के सामने पेश किया। और मैं बोलता हूं, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि मेरे कंपनी में लोग 20 आदमी को मिलते थे, 22 आदमी को मिलते थे, और एक वैक्यूम क्लीनर बेचते थे। मेरे कंपनी के सबसे तुरम खाम सेल लोग, सेल्स वाले 15 से 18 कस्टमर को मिलते थे, तब जाके उनकी एक मशीन बिकती थी 3300 वाली। 85 की बात कर रहा हूं। जब मैंने अपनी करियर शुरू की थी तो 125 आदमी को मिला मैं पहले महीने में, और 26 सेल मैंने किया था।
लेकिन फिर मैंने जब अपनी कला को और भी इंप्रूव किया तो सेकंड महीने में मैं 99 प्रेजेंटेशन किया, 99 फेस टू फेस प्रेजेंटेशन महीने में किया और मेरे को 33 सेल्स मिला। फिर मैंने वो 99 सेल्स को प्रेजेंटेशन को 78 सेल्स प्रेजेंटेशन किया और 78 सेल्स प्रेजेंटेशन करके 36 बेचा। फिर मैंने 58 किया, उसको 58 सेल्स प्रेजेंटेशन किया अगले महीने में और सेल्स को मैंने 39 पे पहुंचाया। फिर मैंने 50 प्रेजेंटेशन किया और सेल्स को मैंने 40 पे पहुंचाया। फिर मैंने 43 प्रेजेंटेशन किया और मैंने फिर 41 सेल्स किया और फिर मैंने 38 प्रेजेंटेशन किया और 43 बेचा। जब मैं रिटायर हुआ एज ए सेल्समैन इन यूरेका फोर्ब्स, मेरा 0.73:1 रेशियो था। 0.73:1 रेशियो, यानी कि मुझे एक बेचने के लिए पूरा एक आदमी की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि एक कोई मैं 2 बेचता था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि आप ये सोचते रहे कि साला इसने 0.79 या जो भी है उसको सामने कैसे इसने एक बेच दिया। इट वॉज बेसिकली बिकॉज लगातार मैंने जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज का प्रैक्टिस किया और वो है सेल्स के स्टेप्स का प्रैक्टिस। जब भी गया तब भी गया, आज से 5 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले, 5 दिन पहले और 5 घंटे पहले भी मैंने उसका उल्लंघन कभी नहीं किया। उल्लंघन नहीं करने के वजह से मैंने लाइफ में लगातार सक्सेस पाया, कम काम में ज्यादा पाया मैंने हमेशा जिंदगी में। और बहुत मेहनत करता हूं, क्योंकि मेहनत इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि मेरे को रिटर्न नहीं मिल रहा है, मेहनत इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे को डबल ट्रिपल रिटर्न चाहिए, क्योंकि 4-5 साल में मुझे रिटायर होना है। तो इसके लिए मेहनत करता हूं। मेरा हर मेहनत का मेरे को रोकड़ा मिल रहा है, मेरा हर एफर्ट का मेरे को रिजल्ट मिल रहा है, बिकॉज आई एम ऑलवेज रिजल्ट फोकस्ड, नॉट एक्टिविटी फोकस्ड। आई एम ऑलवेज रिजल्ट फोकस्ड, नॉट एक्टिविटी फोकस्ड। मैं काम करने में तब बिलीव करता हूं जब मेरे को रिटर्न आएगा, और रिटर्न आने के लिए ही मैं काम करता हूं। काम के लिए काम मैंने कभी नहीं किया, और मैंने जो काम किया उस पे मेरे को हमेशा रिटर्न मिला, क्योंकि मैंने सेल्स का उल्लंघन कभी नहीं किया। जैसे मंदिर में जब हम जाते हैं तो चप्पल पहन के नहीं जाते, वो एक रूल है, वो किसने बनाया मैं नहीं जानता हूं। मुसलमान लोग फिर कुछ कपड़े पहनते हैं और उनका कुछ और अदब होता है। वो किसने पूछा नहीं कि ये सही है कि गलत है। हमने भी ये पूछा नहीं कि मंदिर में चप्पल डाल के क्यों नहीं जाना, मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि पिछले 40 साल के मेरी लाइफ में मैं चप्पल के बिना ही मंदिर में गया हूं। मैंने उसका उल्लंघन नहीं किया, क्योंकि मुझे यह डर है, कि जब मैं उल्लंघन करूंगा तो भगवान झापड़ मारेगा। उसी तरह से सेल्स एक पूजा है। सेल्स का भगवान है कस्टमर। कस्टमर के सामने मनमानी डायलॉग मारोगे और सेल्स की स्टेप्स का उल्लंघन करोगे, इसका मतलब यही है कि तुम मंदिर में गए चप्पल डाल के, तो कस्टमर भगवान के रूप में आके झापड़ मारे। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड देयरफॉर कि लाइफ में अगर सक्सेसफुल होना है तो कस्टमर के घर के अंदर या दुकान के अंदर या जिधर भी आप उसको मिलो, आपको 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। नंबर 1, जिसका नाम है ओपनिंग। पहले हम कस्टमर के घर में जाके पहले हम करेंगे ओपनिंग, जिससे हम लेंगे कस्टमर का अटेंशन, अपने तरफ उसको हम खींचेंगे। अब ये अटेंशन क्यों लेना है? इसलिए क्योंकि संडे जब सुबह हम जब उसके घर में गए थे, सपोज 11 बजे उसके साथ हमारी मुलाकात थी, अपॉइंटमेंट था। संडे के दिन सपोज आप मेरे घर में आ रहे हैं, तो मैं संडे के दिन सुबह आप मेरे को बेचने के लिए आ रहे हैं, आप फ्री इंडिया के बारे में मेरे को बताने के लिए आ रहे हैं, आप मुझे जुड़वाने के लिए मेरे घर में सपोज आ रहे हैं,
मैं संडे के दिन बैठा हुआ मेरे तीनों बच्चों के साथ में खेल रहा था, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहा था और एक आराम से जिंदगी में बिता रहा था। मुझे कुछ भी नहीं मालूम था कि अब आने वाले दिनों में क्या होने वाला। मैं अपनी नौकरी से खुश था या अपने बिजनेस से खुश था। तो मैं अपनी और मैं दोपहर को 3 से 6 पिक्चर जाने वाला था, शाम को मेरे दोस्तों को मिलने वाला था। तो मैं एक मस्त मग्न मूड में बैठा हुआ आदमी था। 11 बजे ऐसा मस्त मगन मूड में बैठा हुआ मैं एक बाप था। मस्त मगन मूड में बैठा हुआ मैं एक हस्बैंड था। मस्त मगन मूड में बैठा हुआ मैं एक फादर था, हस्बैंड था, सन था। लेकिन तुम्हें न फादर की जरूरत है, न सन की जरूरत है, न हस्बैंड की जरूरत है। तुम्हें एक खरीदार की जरूरत है। तुम्हें एक खरीदार की जरूरत है। तुम्हें एक बाप की जरूरत नहीं। संतोष नायर बाप बन के बच्चों के साथ खेल रहा था, वो संतोष नायर नहीं चाहिए तुम्हें। संतोष नायर आराम से बैठ के पेपर पढ़ के सोच रहा था कि अभी 1 घंटे में एक बियर भी पीना है। तो एक मूड में बैठा हुआ संतोष नायर, तुम्हें उसकी कोई जरूरत नहीं। तुम्हें एक खरीदार चाहिए। तुम्हें उसे तैयार करना है। तैयार करने के लिए तुम्हें पहला उसकी अटेंशन को लेनी पड़ेगी। उसको तुम्हारे तरफ, उसे उस टाइम पे अपनी बीवी को भूल के, बियर को भूल के, टाइम्स ऑफ इंडिया को भूल के, शाम को अपने दोस्तों के साथ घूमने जाने वाला और दोपहर को पिक्चर देखने वाला, ये बात को भुलवा के तुम्हारे तरफ मंत्रमोहित करने का है। उसको उसे तुम्हारे तरफ खींचने का है। 3000 रुपए निकालने का है। खर्चा करने का कोई मूड में बैठा हुआ नहीं था। ना ही एक नया करियर शुरुआत करने के मूड में नहीं था। ना ही वो फिजिकल पेन जो आपके साथ जुड़ने के बाद आने वाली जो फिजिकल पेन है, उससे भी कोई वाकिफ नहीं था। डू यू एग्री विथ मी? उससे भी वाकिफ, मस्त बैठा हुआ है वो। और तुम 11 बजे जाके नॉट ओनली उसको जुड़वाने की बात करोगे, उसे फिजिकल पेन की भी बात करने वाले हो, मेंटल पेन की भी बात करने वाले हो और दुनिया भर के दर्द देने की बातें कर रहे हो। ऐसा आदमी को तैयार करने के लिए तुम्हें उसे अपने पास लेना पड़ेगा। वो तुम्हारा होना चाहिए, तभी तुमसे जुड़ेगा। सबसे पहला देयरफॉर ओपनिंग करके उसकी अटेंशन आपको लेनी है। उसके बाद आपको करनी है प्रोबिंग। इसकी गहराई में हम जाएंगे आज। इसकी गहराई में हम जाएंगे। अगर आप लोग तैयार हैं सुनने के लिए, यस और नो? ओके, वंडरफुल। और ये समझाने के लिए मैं आपको एकदम मोटिवेशनल टॉक नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मैं एकदम रफ्तार में आपके साथ बात करके फटाफट इसको अगर दबाते रहूं तो फिर आप घूम जाएंगे। एंड देयरफॉर शांति के साथ मैं क्या बोल रहा हूं उसकी जूस को अपने अंदर लो, समझने की कोशिश करो। आपने उसको अपने हाथ में तो ले लिया, उसे भुला तो दिया टाइम्स ऑफ इंडिया, भुला तो दिया वो बियर और दोपहर का पिक्चर और शाम को दोस्तों के साथ जाना, और उसे भुला तो दिया कि वो एक फादर है और वो आपके तरफ सुनने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए, परखने के लिए तैयार हो गया। अब ऐसे टाइम पे फालतू बात नहीं करने का, मुद्दे की बात करने का, उसे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछने का जिससे सोचने के लिए, अपनी जिंदगी की प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में सोचने के लिए वो मजबूर होना चाहिए। 11 बजे बैठा हुआ आदमी जिंदगी के बारे में नहीं सोच रहा था। जिंदगी तो उसकी कट रही थी। वो या तो रिक्शा चला रहा था, या वो अकाउंटेंट का किधर काम कर रहा था, या बैंक में वो कोई क्लर्क है, किधर ना किधर वो काम कर रहा था। अपना ही नवा काल, संध्या काल जो भी लेके वो बैठा हुआ एक आदमी था। महाराष्ट्र टाइम्स पढ़ के सुबह सुबह एक अलग सा मूड में बैठा हुआ आदमी, उसको तुम ले तो लिया अपने साइड में, उसे सुनने के लिए तो तैयार तो कर दिया, लेकिन फिर अभी उसे उसकी जिंदगी की जो रियल प्रॉब्लम्स है, उसकी जिंदगी की जो नीड्स है, उस चीज का एहसास दिलाने, खुद उसने एहसास नहीं किया। तुम्हें उस नीड्स और उसकी जिंदगी की प्रेजेंट सिचुएशंस का एहसास दिलाना है।
उसके लिए हमें करना पड़ता है प्रोबिंग। प्रोबिंग करेगा तो इसके पहले आपको मिली थी उसकी अटेंशन, इससे पहले आपने ओपनिंग किया, उसने दिया आपको अटेंशन। अब आप करेंगे प्रोबिंग, वो हो जाएगा इंटरेस्टेड। ऐसा अटेंटिव और इंटरेस्टेड कस्टमर को आप सुनाएंगे फ्री इंडिया की कहानी, इसके पहले नहीं। यहां पर आप करेंगे सपोर्टिंग। सपोर्टिंग में आप अपने कंपनी के बारे में बोलेंगे, सर्विस के बारे में बोलेंगे, आपके कंपनी के अचीवमेंट्स के बारे में बोलेंगे, आपके कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में आप उसको बताएंगे। लेकिन अगर आपने ये यहां नहीं वापरा और सबसे पहला एंट्री मारते ही आपने अपने कंपनी के बारे में वापरा, तो आपने पहले 2 स्टेप्स का उल्लंघन कर दिया। और आप उधर नंगा नाचो, कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि आपने अगर उसका अटेंशन नहीं लिया, उससे इंटरेस्टेड नहीं बनाया, तो वो कन्विंस कभी नहीं होएगा। बहुत सारे लोग पहले कन्विंस करने देखते हैं, बाद में इंटरेस्ट और अटेंशन लेने के बारे में सोचते हैं। तो पहला अटेंशन, बाद में इंटरेस्ट, बाद में कन्विंस करेंगे कि फ्री इंडिया क्या है। और ऐसा आदमी जिसका पहला हमने अटेंशन लिया, उसमें हमने इंटरेस्ट पैदा किया, ऐसा आदमी जिसका कन्विंस कर दिया हमारे बारे में उसको बता के, ऐसा तैयार अटेंटिव इंटरेस्टेड और कन्विंस कस्टमर को हम करेंगे क्लोज। हम मांगेंगे चेक, हम मांगेंगे कैश, या जो भी आपका काम करने का तरीका है। बहुत सारे लोग 3rd और 4th स्टेप के लिए डायरेक्ट जाते हैं और पहला 2 स्टेप्स को उल्लंघन कर देते, नहीं करते, क्योंकि उसमें तैयारी लगता है, क्योंकि उसमें सोच लगती है, उसमें प्रिपेयर्डनेस लगती है। तो आदमी हमेशा शॉर्टकट मारता है, संघर्ष जरूर करता है, धंधा नहीं मिलता। आदमी 3rd और 4th स्टेप के लिए संघर्ष करते रहेगा, करते रहेगा, करते रहेगा, और कुछ नहीं मिलेगा। तो संघर्ष अगर करना है तो तुम्हें चारों करना पड़ेगा। तुम बोलेगा मेरे को है ना सेकंड वाला ज्यादा अच्छा लगता है, मेरे को ना बहुत सारे क्वेश्चन उसको पूछने को अच्छा लगता है, तैयार करने को अच्छा लगता है, लेकिन मेरे को लास्ट में ना क्लोजिंग अच्छा नहीं लगता, चेक मैं नहीं मांग सकता, कैश मैं नहीं मांग सकता। तो फिर तो आपको संघर्ष करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि आप अगर सोचते हैं कि आप 4था स्टेप नहीं करेंगे और वो समझ के आपको चेक देगा या कैश देगा, वो नहीं देगा, वो नहीं देगा। एंड देयरफॉर ये चारों स्टेप्स को आपको करना है। तो चलते हैं पहली वाली स्टेप में, जिसका नाम है ओपनिंग। ओपनिंग हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें चाहिए उसका लाउडली, हमें चाहिए उसका अटेंशन, हमें उसकी अटेंशन चाहिए। क्यों चाहिए हमें उसकी अटेंशन? क्यों चाहिए हमें उसका अटेंशन? उसके दिमाग में जो अभी चल रही बातें हैं, और अभी क्या चल रहा था इसके मन में? हाँ, बियर पीने का है, पिक्चर जाने का है, दोस्तों के साथ शाम को जाने का है, बच्चों के साथ पेपर पढ़ने का है। और एक आर्टिकल उसने देखा, बहुत इंटरेस्टिंग था, उस पर दिल आ गया उसका, आधा पढ़ा था तब तुम आए। तो वो पूरा वो मूड में है, तो अभी उसको सब चीजों से भुलवा के तुम्हारे तरफ खींचना बहुत ही जरूरी है। एंड देयरफॉर इसको बोलते हैं ओपनिंग। यू नो, द आर्ट ऑफ गेटिंग अटेंशन। ये भी एक कला है। शास्त्र ये बोलती है कि ये तुम्हें करना है, कैसे करोगे? दैट इज द कला। स्टेप नंबर 1 इज ओपनिंग। ओपनिंग इज डन व्हाई? टू गेट कंप्लीट अनडिवाइडेड attention of the prospect. Complete undivided attention of the prospect. Complete undivided. Undivided यानी कि undivided attention. Complete attention मतलब उसका ध्यान और किधर
नहीं होना चाहिए, का अपने तरफ ही होना चाहिए। इसके लिए हम करते हैं ओपनिंग। उसमें कितने स्टेप्स है वो हम अभी देखेंगे। ओपनिंग इसलिए करना है ताकि हम धंधे के लिए तैयार करें। 11 बजे बैठा हुआ आदमी धंधे के बारे में कुछ नहीं सोच रहा था, जिंदगी में मेहनत करने के बारे में नहीं सोच रहा था, एक नया करियर बनाने के बारे में 11 बजे सुबह संडे को सोच नहीं रहा था। आठ स्टेप्स होते हैं उसमें। ओपनिंग करने के लिए 8 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जैसे आप एंट्री मारे, गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम संतोष नायर है, मैं फ्री इंडिया कॉन्सेप्ट से आया हूं। पहला। उसके बाद शेयर प्रिलिमिनरी प्लेजेंट्रीज। प्रिलिमिनरी प्लेजेंट्रीज यानी कि कुछ तो एक मुद्दा लेके उसके साथ अपन बात कर सकते हैं। जैसे आप मेरे घर में आए और मेरे घर में आपने देखा कि बहुत बड़ा समय है, बहुत बड़ा समय है जो हमने केरला से लाया, तो आप उसके बारे में चालू कर सकते हैं टॉपिक। तो आप ये बोल सकते हैं, गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम संतोष नायर है, मैं फ्री इंडिया कॉन्सेप्ट से आया हूं। शेट्टी साहब, आपका ये जो समय है बहुत ही सुंदर है। इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि मैंने हमेशा सोचा था, छोटे छोटे समय मैंने हमेशा बहुतों के घर में देखा, लेकिन इतना बड़ा समय मैंने पहले कभी नहीं देखा। आपने कहां से खरीदा? तो शेट्टी बोलता है, मैंने ये मैंगलोर से खरीदा या केरला से खरीदा या जो भी। बहुत बढ़िया सर, कितने का पड़ा होगा? एंड ही सेज कि मेरे को इतने का पड़ा। बहुत बढ़िया सर, मैं भी जब अपना एक बड़ा सा घर बांधूंगा उसके एंट्रेंस में इस तरह का समय को रखना चाहूंगा। इस तरह से आपने एक प्रिलिमिनरी प्लेजेंट्रीज उसके साथ चालू किया। या तो आपने उसके घर में कुछ अच्छी चीज देखी, या उसका शर्ट हुआ, टाई हुआ, या उसके हाथ में आपने एक जबरदस्त ब्रेसलेट देखा जो साधारण ब्रेसलेट नहीं है, या आपने एक ऐसी घड़ी देखी, या ऐसा मोबाइल देखा, या उसके घर में कुछ तो देखा जिसकी आपने तारीफ से चालू की। तारीफ हर आदमी को लगता है प्रोत्साहित होने के लिए। या तो आप उसके साथ कोई और टॉपिक पे बात कर सकते हैं जो उसका इंटरेस्ट का टॉपिक है। अगर मेरे घर में आते हो कि देन यू कैन स्टार्ट ऑफ विद ट्रेनिंग। जैसा मैं ट्रेनर हूं तो मेरे घर में आके आप बोल सकते हैं कि नायर साहब, आपके बारे में हमने बहुत सुना है ट्रेनिंग के दुनिया में, और ट्रेनिंग के दुनिया में आपने बहुत अपने आप को एक नाम बनाया। ये बताइए नायर साहब, ये आपने इस मकाम पे आने के लिए 4 ऐसी कौन सी चीज की जिसकी वजह से आज यहां तक आए, बताइए सर। सो एक चालू हो गया हमने उसके साथ बात करने का। अब तक वो न्यूज़पेपर पढ़ के बैठा हुआ आदमी, शाम को घूमने जाने वाला आदमी को हमने उसकी जिंदगी से चालू की। बताइए सर, आपने ये कहां से खरीदा? बताइए सर, आपकी जिंदगी के बारे में बताइए। बताइए सर, ये टाई के बारे में बताइए। बताइए सर, ये बच्चे जो हैं उनके बारे में भी आप टॉपिक चालू कर सकते हैं। मतलब पहला उसकी जिंदगी से चालू करने का। हम में से कई लोग जाते हैं, बोलते हैं तेरी जिंदगी है तेल में, तू मेरी जिंदगी फटी पड़ी हुई है, तू मेरी बात सुन, तेरा टाई, तेरा समय, तेरे इन सब चीजों से मेरा कोई लेना देना नहीं, मेरी कहानी सुन और बचा मेरे को। तो हम में से कई लोग अपने बारे में ज्यादा बात करना जानते हैं। हम बोलते हैं कि हम लोग कौन हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। तो प्रिलिमिनरी प्लेजेंट्रीज में हमेशा उसकी जिंदगी, उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसका घर, उसका टाई, उसका शर्ट, उसकी जिंदगी, उसका अचीवमेंट, उसका करियर, उसका लाइफ। अब मेरे को वहां पर एक आदमी मिला, मोहम्मद इस्लाम बोल के। इधर है, वो है इधर, तो दिखा था मेरे को वो, हाँ उधर बैठा। मैंने उसको पकड़ा, उसको बोला क्या कर रहा है तू लाइफ में? बोला मैं टैक्सी चलाता हूं। बढ़िया, कितना देर टैक्सी चलाता है, कब तक टैक्सी चलाता? उसकी जिंदगी, उसकी जिंदगी। कितना पैसा धनी को देना पड़ता है? तो बोला 150 रुपया देना पड़ता है। किलोमीटर पे देना पड़ता है कि ऐसे ही फ्लैट देना पड़ता है? बोलता नहीं, इतना तो देना ही पड़ता, 30 किलोमीटर का। तो उसकी जिंदगी, उसकी लाइफ, उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसके बारे में पहला चालू करना।
फर्स्ट आप उसकी जिंदगी में इंटरेस्टेड तो हो जाओ। ज्यादातर हम लोगों का मन में क्या है, इसको कैसा करके टोपी लगा के साला अंदर। जैसे आपके आंखों में और बात में वो देख लेता है, उसके मन में भी क्लियर हो जाता है कि इसको साला कैसे टोपी लगा के बाहर भेजो। तो दोनों एक दूसरे को टोपी लगा रहे, ये सोच रहा उसको लगा वो इसको लगा रहा, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ नहीं है। बैठे जरूर है लेकिन एक दूसरे के साथ नहीं है। एंड देयरफॉर पहला हम उसकी जिंदगी से चालू करेंगे। इसके लिए हम बोलते हैं शेयर प्रिलिमिनरी प्लेजेंट्रीज। उसे वो सब भूलवाना भी है और अपने साइड भी लेना है और उसकी जिंदगी के बारे में बात करने के लिए तैयार करने का है। उसके बाद बोले सर आपका ये कहानी सुन के मुझे भी ऐसा लगता है कि आपकी मार्फत में बनूं। अगर वो आपसे ऊंचे लेवल का आदमी है, और अगर नहीं आपसे नीचे के लेवल का आदमी है, इक्वल लेवल का है, तो आप ये बोल सकता है कि आपकी कहानी सुन के ऐसा लग रहा है कि आप संघर्ष बहुत कर रहे हैं लेकिन लाइफ में बहुत कुछ कर नहीं पाए, ऐसा मेरे को लग रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तैयार कर रहे हैं उसको, तैयार कर रहे हैं। यहां पर हम प्रपोज करेंगे एजेंडा। एजेंडा यानी कि मैं आज यहां पर काय के लिए आया हूं। प्रपोज एन एजेंडा बोलते हैं उसको, या तो बोलते हैं स्टेट द एजेंडा। एजेंडा यानी कि मैं आज क्या मकसद से आपके पास आया हूं, तो मकसद बताने का, दैट इज द थर्ड स्टेप। तो आज मैं आया हूं सर, आज मैं आया हूं मिस्टर शेट्टी, या आज मैं आया हूं मिस्टर कदम, या आज मैं आया हूं मिस्टर नईम, आज मैं आया हूं मिस्टर नायर, आपकी जिंदगी के बारे में बात करने के लिए, आपके बच्चों के बारे में बात करने के लिए, आपके बच्चों के बारे में बात करने के लिए, आपके भविष्य के बारे में बात करने के लिए, और आप अपना जीवन को कैसा सुखमय और समृद्ध बनावे, इस मुद्दे पे बात करने को आए। एजेंडा। आपकी जिंदगी, आपके बच्चे, आपका घर, आपका परिवार, आपका फ्यूचर, उसे कैसा समृद्ध बनाया जाए और भी प्रोग्रेसिव बनाया जाए, इस मुद्दे पे बात करने के लिए मैं आया। एजेंडा, टॉपिक, क्यों मैं आया, और इसे वही खूबसूरती के साथ बोलना है। स्टार्टिंग के दिनों में आपको थोड़ा तकलीफ लगेगा, आने वाले दिनों में, क्योंकि आपका नेचर नहीं, ऐसा स्ट्रक्चर तरीके से जाना आपके नेचर में नहीं है, लेकिन ऐसा करने से ही आपको बिजनेस मिलेगा। सो आपने उसको बताया कि मैं क्या बात करने वाला हूं। आज मैं आया हूं, आप जो भी तरीके का जिंदगी जी रहे हैं, इस जिंदगी से आपको क्या मिला, और एक नया जिंदगी जो आज आगे चल के मैं आपके साथ अभी थोड़ी देर में बात करने वाला हूं, उस नया जिंदगी से, इस जिंदगी से ज्यादा आपको क्या मिलेगा, इसके बारे में बात करने को आया। एजेंडा बताया उसको। उसके बाद द वैल्यू ऑफ द एजेंडा, स्टेट द वैल्यू ऑफ द एजेंडा टू द कस्टमर। इस डिस्कशन से आपका क्या फायदा होगा, ये उनको बताने का। मेरा विश्वास है सर, इस डिस्कशन के बाद आप अपने जिंदगी को और भी हसीन और बहुत भी प्रोग्रेसिव किस तरह से बनाएं, इसका कंप्लीट आइडिया और डिसीजन आपको मिल जाएगा। तो आज मैं आया हूं आपकी जिंदगी के बारे में बात करने के लिए, आपके बच्चों के बारे में बात करने के लिए, आपके फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए, और आपकी एंटायर जिंदगी के बारे में बात करने को आया हूं। और आप अपनी जिंदगी को कैसे और हसीन और प्रोग्रेसिव बना सकते हैं, इसके बारे में बात कर। इस बातचीत के उपरांत, ये है अपना नेक्स्ट स्टेप, चौथा। इस बातचीत के उपरांत मेरा विश्वास है कि आप हमारे साथ जुड़ के एक नई शुरुआत का सिलसिला चालू करें। That is known as the value of the agenda। यानी अब तक देखिए हमने सिर्फ उसके बारे में बात की, उसको क्या हम करने के लिए आए वो बात किया, उससे उसको क्या फायदा होगा उसके बारे में हमने बात की। पांचवा स्टेप,
ये पूरी, इसको आस्क परमिशन फॉर टाइम, ये पूरी कॉन्वर्सेशन करीबन 47 मिनट्स चलेगा सर। अब वो भी साला टेंशन में आएगा, आदमी आधा घंटा मांगता, पौना मांगता, 15 मांगता, ये 47 क्यों मांगता? इससे और भी इंटरेस्ट पैदा होता है। ये पूरी कॉन्वर्सेशन करीबन 45 मिनट तक चलेगी सर। क्यों हम उसको बोलते हैं 45 मिनट चलेगा? यह पूरी कॉन्वर्सेशन करीबन 40 मिनट चलेगा या 30 मिनट चलेगा, ये हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि उतना मिनट के लिए वो वहां पर बैठ जाए, तैयार होकर बैठ जाए। क्योंकि हम अगर उसको एक कॉन्सेप्ट समझाने का है तो उतना टाइम तो लगेगा। एक बच्चा पैदा करने का है तो 9 महीने लगते ही। अगर तुम्हारा बीवी को बोलेगा देखो मैंने काय कार्यक्रम जब मला करायचं होतं मी केला, आता तू असं कर 3 महीने मध्ये बाहर निकाले आइटम, तो तुम्हारा औरत बोलेगा ब्रदर ऐसा होने वाला नहीं है क्योंकि एक बच्चा पैदा करने और 9 मंथ्स लगता है। बोला मला काय बोलायचं नाही, तू फक्त काय। वो बोलेंगे ऐसा होने, अच्छा ठीक है मैं तुला डिस्काउंट देते 6 महीन्यात काय। तो तुम्हारी वाइफ बोलेगा ऐसा होत नहीं, अच्छा ठीक है 7 मंथ्स में निकालो। तो वो तुमको बोलेगी देखो अगर 9 महीने के पहले अगर इसको बाहर किसी भी तरह से निकालने का चक्कर हमने जबरदस्ती किया तो लंगड़ा लूला पैदा होगा, उसका या तो हाथ कम होएगा या उसका हाथ डेवलप नहीं होगा या उसका हार्ट डेवलप नहीं होगा, नहीं तो कोई ना कोई स्पेयर पार्ट उसका डेवलप नहीं होगा, या तो फिर वो पाउली कम रहेगा या वो सटकेला रहेगा। Therefore, एक बच्चा पैदा, तबला तुम्हें बजाना उसका एक रूल होता है। कपड़ा पहनने का है उसमें भी रूल होता है, पहले चड्डी डालने का, बाद में बनियान डालने, बाद में शर्ट डालने, बाद में पैंट डालने। अभी तुम्हारे को बड़ा मूड है पहला पैंट डालने को, उसके ऊपर चड्डी डालने। अगर तुम ऐसा करेगा तो तुम फैंटम बन जाएगा। फैंटम है ना, फैंटम, वो पैंट के ऊपर चड्डी पहन। तो सबका एक रूल होता है, एक टेक्निक होता है। बिल्डिंग बांधने का है तो पहला फाउंडेशन बांधने का, उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर सेकंड। तुम्हारे को बड़ा मूड है, बोलते मैं पहला 11वां माला बांध, बाद में फाउंडेशन बांध, ऐसा नहीं रूल होता है। उसी तरह से सेल्स करने का तो रूल्स होता है, रूल को फॉलो ही करना पड़ेगा। ये एक संघर्ष है, ये एक संघर्ष है और इसमें लगता है डिसिप्लिन, डेडिकेशन एंड सिंसियरिटी। डिसिप्लिन, डेडिकेशन एंड सिंसियरिटी, बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से बाय हार्ट करके रट्टा रट्टा मार के उसको अपने को स्टेप्स ऑफ सेल करना पड़ेगा। तो इतना करेगा तो वो तुम्हारे को अटेंशन देगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं देगा। अभी तुम्हें खाली उसका अटेंशन मिला, अभी उसको तैयार किया है, अभी वो सुनने के लिए रेडी हो गया। बोलता अच्छा तू सांग मला आता काय विचारायचा विचार तो तैयार हुआ है। और तुमको क्या लगता है ये सब करने को आधा घंटा लगे? नो, 30 सेकंड, 40 सेकंड मैक्सिमम। सर आपका घर, आपका समय बहुत सुंदर है, मैं इसलिए बता रहा था। अगर आप अभी मैच करो, टाइमिंग देखो, अगर आप तो जैसे एंट्री मारा अपन ने बोला सर मेरा शेट्टी साहब, मेरा नाम संतोष नायर है, मैं फ्री इंडिया कॉन्सेप्ट से आया हूं। आपका घड़ी बहुत सुंदर है सर। मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि मैंने कई टाइप के घड़ी देखे, राउंड देखे, ये देखे, लेकिन ये जो ट्रायंगल टाइप घड़ी है ये मैंने कभी नहीं देखा सर। कौन सा है? तो तुमने बोला रेडो है। ये बहुत ही बढ़िया सर, आपके हाथ को और आपके पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा जज सर। शेट्टी साहब मैं आज आया हूं आपकी जिंदगी के बारे में बात करने के लिए, आपके लाइफ के बारे में बात करने के लिए, आपके फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए, और आप अपना फ्यूचर को और भी हसीन, रंगीन और पावरफुल कैसे बना सके, इस मुद्दे पे बात करने के लिए आया हूं। और मेरा विश्वास है कि इस बातचीत के उपरांत आप अपने लाइफ को एक नया अंदाज से जीने के बारे में आज ही डिसीजन लेंगे। ये पूरी कॉन्वर्सेशन करीबन 40 मिनट चलेगी और सिंस आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी सपोर्टर आपकी वाइफ होगी, मैं चाहूंगा कि आप भी उसको भी बुला लेंगे तो बहुत अच्छा बात होगा।
और ये सब बातें समझने के लिए मुझे आपसे चंद सवाल करने पड़ेंगे। विल इट बी ओके इफ आई आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस? कितना टाइम लगेगा? नॉट मोर देन 30-40 सेकेंड्स। लेकिन सही स्टेप्स करोगे तो 40-50 सेकेंड से ज्यादा लगेगा नहीं। नाउ ये करते टाइम हमें वो बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जैसे हम उसके घर में जब जाएंगे हम जब उसको बोलते हैं सर ये पूरी कॉन्वर्सेशन करीबन 40 मिनट चलेगी, ये पूरी कॉन्वर्सेशन करीबन 40 मिनट चलेगी, तो बोलता 40 मिनट लगेगा, आप 10 मिनट में नहीं कर सकते हैं। तो बहुत दिल करता है बहुत सारे सेल्समैन का, क्योंकि ऑब्जेक्शन दे रहा 10 मिनट में नहीं कर सकते। बोले सर बात अगर मेरे को आपसे मोबाइल फोन बेचने की होती, या बात अगर ये पेन बेचने की होती, या बात अगर कोई छोटा सा चीज देख के आपके जिंदगी से निकलने की बात होती तो मैं 10 मिनट में कर देता। लेकिन जो कि बात आपकी जिंदगी की है, आपके बच्चों की है, उनकी फ्यूचर के बारे में, और आने वाले 20-25 साल आप हमारे साथ जुड़ने के बाद कैसे आगे बढ़ सकते हैं और जिंदगी को कैसे हसीन बना सकते हैं, इन मुद्दों के ऊपर बात करना है। अगर हर साल के लिए भी 1 या 2 मिनट भी दे दिया तो आने वाले 25 सालों के तो मिनिमम 50 मिनट तो लगेगा ना सर। तो बोलता है अच्छा ठीक है तो चालू करो। वो ये देखना चाहता है कि तुम सचमुच में तुमको 25-40 मिनट चाहिए कि नहीं। वो तुम्हें ऑब्जेक्शन नहीं दे रहा है। वो बोलते 40 मिनट लगेगा, 15 मिनट में नहीं कर सकते हो। बहुत सारे लोग बोलते 15 मिनट में कर देंगे। ऐसा नहीं करना। अगर तुम्हें 15 चाहिए तो 15 ही मांगो, और अगर 40 चाहिए तो 40 मांगो। तो 40 मिनट तुमने मांगा। अगर वो बोलता है कि नहीं मेरे पास आज 40 मिनट तो है ही नहीं कामत साहब, आज है ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे हम? अपन बोलेंगे तो फिर ऐसा करते कल सुबह 11 बजे मैं आपसे मिलना चाहता हूं। बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करते। जब वो बोलता है 40 मिनट नहीं है तो हम पहले तो उसको हैंडल कर लेंगे। बोलते सर आपकी जिंदगी के बारे में बात करनी है तो इतना टाइम लगेगा। लेकिन जब कस्टमर बोलता है मेरे पास है ही नहीं और मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है, बहुत सारे लोग 10 मिनट में प्रेजेंटेशन चालू कर देते हैं। ये उनका सबसे बड़ा गलती होता है। वहां पर उन्हें दूसरा अपॉइंटमेंट लेना चाहिए। बोले सर कल सुबह मैं 11 बजे आपको मिलने को आता हूं। वहां पर वो दूसरा अपॉइंटमेंट लेना चाहिए, लेकिन उसमें फिजिकल पेन होता है वापस आने के लिए, और वो फिजिकल पेन न लेने के चक्कर में हम वो 10 मिनट में वहां पर देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो संघर्ष उसमें है। मुझे मालूम है कि ये बच्चा इधर पैदा करने के लिए, फ्री इंडिया का एक बच्चा पैदा करने के लिए 45 मिनट्स लगेगा। पहला वो बोलता मेरे पास नहीं है, तो हम उसको समझाते हैं कि क्यों आपको 45 देना है। कई बार वो बैठ जाता है समझ के, लेकिन अगर सचमुच में उसके पास नहीं है तो दूसरा अपॉइंटमेंट लो। लेकिन बहुत सारे लोग वो फिजिकल, अरे आज उधर डोंबिवली से अपन कल्याण आए, वापिस डोंबिवली से कल्याण, कल वापिस जाने का और फिर खर्चा करके उसके घर में जाने का, ये जो दर्द होता है, ये दर्द झेलने के लिए संघर्ष लगता है। बहुत सारे लोग वो दर्द झेलना नहीं चाहते हैं, बोल के बोलते हैं यार इसको अभी 10 मिनट में पटा डालते हैं, इसको फिनिश कर देते हैं, और बराबर फिनिश ही हो जाता है। बोले उसको जल्दी से काम कर देते हैं। तो कभी भी देखो माय डियर फ्रेंड्स, उल्लंघन नहीं करना। सेल्स की उल्लंघन करोगे तो सेल्स तुम्हें झपट मारेगा। कोई बोलता है नहीं नहीं मेरी वाइफ को बुलाने की जरूरत नहीं, आप मेरे को समझा दो। वहां पर भी आप उसको बोलने का कि आपकी वाइफ अगर आज आप जो काम कर रहे हैं उसमें उसकी बहुत सपोर्ट की जरूरत लगेगी। कई ऐसे वारदातें होंगे जहां पर आपका इंस्पिरेशन या मोटिवेशन कम होगा, और ऐसे टाइम पे आपको उसकी सपोर्ट की जरूरत होगी। उसके लिए मैं आपको बोल रहा हूं, इंसिस्ट करने की जरूरत नहीं। अगर वो आ जाती है ठीक है। इस तरह से अगर कोई मोबाइल बंद करने से इनकार करता है तो ये नहीं बोलना बंद नहीं करेगा तो चालू नहीं करेगा मैं।
अपना रूल है। ऐसा नहीं है, हम जितना अच्छी तरीके से उसे समझाएंगे तो बंद करेगा ही करेगा। 100 में से 5, 8, 10 आदमी ऐसे निकलेंगे जो नहीं करेगा, छोड़ो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोशिश जरूर करना, क्योंकि मोबाइल बाद में बजी तो प्रॉब्लम हो सकता है। और अगर मोबाइल बज के वो अगर कुछ दूसरा प्रॉब्लम नहीं भी हुआ, अगर वो दूसरा, जैसे मैंने कहा कि मोबाइल बजा तो उसको प्रॉब्लम हो गया, प्रॉब्लम नहीं भी हुआ, कोई खुशी की खबर रहेगी कि उसका बहन को बच्चा हो गया, वो खुशी में इतना पागल हो गया, बोला फ्री इंडिया तेल में गया, तो या तो खुशी से बोल दो फ्री इंडिया हो गया तेल लेने, या उस गम में बोलेगा, कुछ ना कुछ बोल के तेरा जरूर लेगा, वो तेरे को मारेगा जरूर। देयरफॉर उसके मारने के पीछे यही एक चीज थी, इसे बंद करो, इंसिस्ट करो, नहीं करता तो छोड़। हाँ जी, अपना मतलब ऐसा भी नहीं बोलना सर मोबाइल बंद करता क्या, बोले नहीं, अच्छा बिल्कुल ठीक है। उसको समझाओ कि भैया मोबाइल हमारी एक बहुत बड़ी 20-25 साल की हमारी जो रिश्ते बनने वाले हैं, एक बहुत जबरदस्त जिंदगी जो हम बनाने के बारे में सोच रहे हैं, ये जिंदगी को बनाने के लिए मोबाइल कितना बड़ा बाधा बन सकता है, इस बात को समझाओ। ऐसा नहीं बोलने का सर एक काम करो जरा बीवी को बुलाओ, बोलो काय को, तो बोले क्या करने का क्या है, तो ऐसा नहीं बुलाने का, उसका एक बुलाने, उसको एक तैयारी करने का है, उसका एक तरीका होता। आपको मिल गया अभी कस्टमर का अटेंशन। अब आपको करना है प्रोबिंग, यानी कि इंटरेस्ट पैदा करना है। अब ये कॉन्सेप्ट के ऊपर, ये जो अपने पास जो उसको देने का है उसके ऊपर इंटरेस्ट पैदा करने का है, और इंटरेस्ट पैदा करना है, उसके बाद ही हम अपने कंपनी के बारे में बात करेंगे सपोर्टिंग में, और उसके बाद हम उसको क्लोजिंग करेंगे एक्शन के लिए। तो हम चलते हैं उस दुनिया में जिसका नाम है प्रोबिंग। अब उसको 8 क्वेश्चन पूछ के हमने उसको लास्ट 8वां क्वेश्चन ये पूछा कि नायर साहब, शेट्टी साहब, अब मैं आपसे चंद सवाल करना चाहूंगा जिससे कि आपकी लाइफ के बारे में मुझे एक आइडिया आ जाए। तो इसके लिए जब बोलता हाँ पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो लेकिन उसकी जिंदगी के प्रॉब्लम्स पूछने के पहले रिश्ते बनाना बहुत जरूरी है। और रिश्ते बनाने का मैंने हमेशा ये देखा है, और पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, रिश्ते बनाने के 4 क्वेश्चंस। सबसे पहले उसको पूछो, सर आप रोज सुबह बेड से उठते क्यों? Why do you get out of bed every day? और फिर उसके चेहरे पे देख के बैठ जाने का, और एकदम सीरियसली पूछने, नायर साहब ये बताइए कि आप रोज बेड से सुबह उठते क्यों? बहुत सारे लोग वहां पर सोचने के लिए मजबूर होते हैं, और कोई लोग बोलते हैं यार उठता क्यों है, मतलब सुबह होगा तो उठना ही पड़ता ना। तब तुम्हें समझ में आएगा उसकी जिंदगी कितनी छोटी है। बोलता रोज उठता था, पिछले 40 साल से सुबह उठता हूं, उसके लिए रोज उठता हूं, और इसलिए उठता हूं क्योंकि कल भी उठा था, परसों भी उठा था, उसके लिए आज भी उठा। तो लोग ऐसे स्टूपिड आंसर्स भी देंगे, कुछ बोलने का नहीं, लिखने का, एक कागज के टुकड़े पे वो जो बोलता है लिखने का, और फिर तुम क्यों सुबह उठता है ये बताने का उसको। थोड़े दिन पहले जब मैंने सोडेक्सो पास बोल के एक $12 बिलियन ऑर्गेनाइजेशन है, $12 बिलियन, उसका सीईओ को मैं पर्सनल काउंसलिंग करता हूं, मिस्टर रवि सक्सेना बोल के, उसको मैंने पूछा, और उसका काउंसलिंग चालू करने के पहले मैंने पहला क्वेश्चन ये पूछा कि मेरे को सक्सेना साहब ये बताइए कि आप सुबह उठते क्यों? उसने यही बोला, सुबह उठता हूँ क्योंकि सोडेक्सो में आना पड़ता है, काम करना पड़ता है, और बहुत सारी जिम्मेदारी है निभानी पड़ती है। मेरे को पूछा क्यों? मतलब नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा था।
क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कि मैं सुबह क्यों उठता हूं। मैं सुबह इसलिए उठता हूं सक्सेना साहब, ताकि मेरा किया हुआ काम की वजह से ये दुनिया और भी अच्छी हो जाए। मैं सुबह इसलिए उठता हूं ताकि मैं एक इंडियन को रोज प्रोत्साहित कर सकूं जिंदगी में लड़ने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। मैं सुबह इसलिए उठता हूं क्योंकि बहुत सारे लोग संघर्ष कर रहे हैं और उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा है। मैं उन लोगों को रास्ता दिखाने के लिए रोज सुबह उठता हूं। अब मेरे को ये बताइए, आप सुबह क्यों उठते हैं? तो वो फिर पहली बार लाइफ में सिर्फ खाली उठना ये एक बहुत बड़ी बात नहीं है, इसे समझ में आता, लेकिन वो सोचने के लिए तब मजबूर होएगा जब आपके पास उठने का एक पावरफुल रीजन होगा। तो अगर आज आपके पास सुबह उठने का कोई पावरफुल रीजन अगर नहीं है, तो आज रात जाके तुम पहला ये डिसाइड करो कि तुम सुबह उठता क्यों है। और एक बार वो तुम्हारा पक्का हो गया कि तुम्हारा उठना क्यों है, तो फिर गली गली में जब आदमी को तुम ये क्वेश्चन प्रोविंग में पहला क्वेश्चन पूछते हो और जब तुम्हें वो सारा फालतू चार डायलॉग मारता है, तब तुम्हारा उठने का पीछे उसको कारण बताओ। और वो कारण इतना मजबूत होना चाहिए कि उसका सुबह उठने का कारण बहुत हल्का और फीका उसको लगना चाहिए। वहां पर वो तुमसे रिश्ता बनाने के लिए पहला बार सोचेगा। Are you with me? क्योंकि अगर तुम भी उसके माफत ही रोज सुबह उठता है, बोले वो बोला मैं भी उठता हूं सुबह क्योंकि सुबह होती तो उठना ही पड़ता है, सर मेरा भी ऐसे ही, तो फिर तुमसे जुड़ने का उधर ही कार्यक्रम खलास हो गया। क्योंकि तुमसे जुड़ के मेरे लाइफ में उठने का सिलसिला तो बदलने वाला नहीं। तो प्लीज अंडरस्टैंड, and therefore you need to have a very powerful reason why you need to get up in the morning. बहुत पावरफुल रीजन होना चाहिए, बहुत ही पावरफुल रीजन। और एक 18-19 रीजन बनाने के बाद जो 4-5 आपको बहुत मस्त लगता है उसको उठाओ। आपने भी कभी नहीं सोचा रहेगा कि मैं क्यों उठता हूं करके। आज मैंने भी आपको सोचने के लिए मजबूर किया। इसी तरह से जैसा मैंने अभी आपको सोचने के लिए मजबूर किया, आप उसको सोचने के लिए जब मजबूर करेंगे तो गेम शुरू होगा। सेकेंड क्वेश्चन उसको पूछो, हु आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल इन दिस वर्ल्ड? इस दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आदमी लोग आपके जीवन में कौन है? मुझे बताइए मिस्टर शेट्टी कि हु आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल इन दिस वर्ल्ड? आपकी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट लोग कौन है? निश्चित रूप में 90% लोग बोलते हैं मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा चर्च, मेरा नमाज, मेरा ये, मेरा वो, व्हाटएवर। तो उसको तैयार कर, उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसकी माँ, उसकी बाप के बारे में उसे याद दिला रहे। उस आदमी को जो 11 बजे कोई और मूड में बैठा हुआ है, तैयार कर रहे हैं उसको रिश्ते बनाने के लिए, रिश्ते जुड़वाने के लिए। Who are the most important people in this world? और जब वो बोलता है तुम्हें लिखना, एक एक शीट बना देना। Why do you get out of bed? तो वो जब बोलता है वो लिखना है। सेकंड क्वेश्चन जब आप पूछते हो, वो जब बोलता है तो आपको लिखना है। क्यों लिखना है? क्यों लिखना है? क्यों लिखना है? वो बोल रहा तो आप सुन भी सकते ना, आप लिख क्यों रहे एक बाय एक पॉइंट? हाँ, बिकॉज यू आर सीरियस अबाउट व्हाट? हिज लाइफ। लिखने से आप ये साबित करते हैं कि तेरा बोला हुआ हर चीज को मैं लिख रहा हूं, क्योंकि लिखने से अपन उसको बता रहे हैं कि हम यहां टाइम पास नहीं कर रहे। वी आर गिविंग हिम दैट सीरियसनेस ऑफ द होल थिंग। तीसरा
क्वेश्चन उसको ये पूछने का, अपना हिंदी मराठी में ही पूछने का उसको, व्हाट डू यू रियली लव अबाउट योर लाइफ। मैंने जब इनको पूछा व्हाट डू यू रियली लव अबाउट योर लाइफ, आप अपने जीवन के बारे में क्या पसंद करते हैं, व्हाट डू यू लव अबाउट यू, किस चीज से आपको मोहब्बत है आपके जीवन की, आपके जीवन में किस चीज से आपको मोहब्बत है, व्हाट डू यू रियली लव अबाउट योर लाइफ। जब मैंने उनसे ये क्वेश्चन पूछा, बहुत ही हल्का फुल्का आंसर दिया उन्होंने। फिर मैंने तो जब वो जो आंसर देते हैं ना, ताबड़तोड़ तुम्हें उनको अपने आंसर देने का, व्हाट डू यू रियली लव अबाउट योर लाइफ। और मैंने उसको कहा कि व्हाट आई रियली लव अबाउट माई लाइफ, 21 साल हो गया मैं हिला नहीं। What I really love about my life is मैंने अपने माँ बाप को वो सब दिया जो उनके माँ बाप ने उन्हें नहीं दिया। What I love about my life is मैंने अपनी बीवी को वो दिया जो वो किसी और से शादी करती तो उसको नहीं मिलता। What I love about my life की मैंने अपने बच्चों को वो दिया जो बहुत सारे बच्चों को उनके माँ बाप नहीं दे पाते। What I really love about my life की इन 40 सालों में मैंने अपने एंथुसियाज्म को हाई रखा। What I really love about my life is पिछले 21 सालों में लगातार मैं एक जीतता रहा, जिंदगी भर में सक्सेसफुल रहा और जिंदगी भर में आगे बढ़ता रहा। What I really love about my life is मैं कभी रुका नहीं, मैं कभी थका नहीं। What I really love about my life is my physical enthusiasm. What I really love about my life is मैंने अपने काबिलियत को लगातार बढ़ाया। What I really love about my life is मैंने अपने हुनर और कौशल्य को लगातार बढ़ाया। What I really love about my life is मैंने अपनी बोलने की क्षमता को बढ़ाया। What I really love about my life is एक के बाद एक संघर्ष करके मेरी जिंदगी के हर सपने को मैंने पूरा किया। What I really love about my life is एक कार के बाद दूसरा कार के बाद तीसरा कार मैंने लिया। What I really love about my life is मैं 1 bedroom हॉल किचन से 2 bedroom हॉल किचन गया और वहां से मैं 3 bedroom हॉल किचन की तरफ गया। What I really love about my life is मैं लगातार कंटिन्यूसली पैसा बनाता गया। पहला 5,000 कमाता, फिर 50,000 कमाया, फिर मैंने 5 लाख रुपया कमाया। What I really love about my life कि मैं मेहनत करने से आज भी नहीं डरता हूं। This is what I love about my life। और मैंने अपने जीवन में मेरे माँ बाप के हर सपने को साकार किया। This is what I love about my life। आप बताइए सर, what do you love about your life? So आपके पास एक पावरफुल रीजन होना चाहिए उसको देने के लिए। और जब वो बोलता है लिखो, उसके बाद आप अपनी कहानी पेश करो। और लास्ट रिलेशनशिप का 4 क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड यू लाइक टू अचीव बिफोर यू लीव दिस वर्ल्ड। इस दुनिया से जाने के पहले आप क्या करना चाहते हैं सर। व्हाट डू यू वांट टू डू बिफोर यू लीव दिस वर्ल्ड। इस दुनिया से जाने के पहले आप क्या करना चाहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपको इन 4 क्वेश्चन से क्या लगा, आपको क्या एहसास हुआ। उसका जिंदगी का नजरिया बदल दिया आपने। ओके, यस, वो अपने आप में पूरी तरह और हम उसके साथ पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गए। उसको सेल्फ एनालिसिस करने पे आपने मजबूर कर दिया कि उसका जीवन का रहने के पीछे कारण क्या है, वो जिंदा क्यों है, वो उठता क्यों है, उसे क्या करना है इस दुनिया से जाने के पहले, उसे याद दिलाया गया। उसके सपनों को जो शायद किसी एक जमाने में उसने सोचा था, जो अभी उसने दबा दिया, मार डाला, क्योंकि जिंदगी की तकलीफों ने, जमाने की मार, जिंदगी की ठोकर ने, लाइफ के तकलीफों ने, उसकी एक छोटी सी लाइफ, वो किधर चाल में रहता था, किधर उस लफड़े में वो मिल में काम करता था, उसके मिल के दोस्तों ने सब मिल के उसकी जो जिंदगी के जो सपने थे, जो जवानी के दिनों में उसने अगर देखे भी थे, वो सब खलासा हो गया। हमने उसे जीने का एक नया कारण दिया। जब आपके पास और जब उसके पास जीने का एक नया कारण होता है,
तभी आदमी कुछ नया करने के बारे में सोचता है। कारण के बिना तो कुछ कर ही नहीं सकता। जस्ट बिकॉज आप उसके घर में गए, उसका आपके साथ जुड़ना जरूरी नहीं है। जस्ट बिकॉज मैं आपके घर में आता हूं बेचने के लिए वैक्यूम क्लीनर, आपका खरीदना जरूरी नहीं है। जस्ट बिकॉज मैं आपकी जिंदगी में आता हूं ट्रेनिंग देने के लिए, आपको मेरी ट्रेनिंग लेना जरूरी नहीं है। लेकिन जब आपको कारण मिल जाता है अपनी जिंदगी में और उस कारण के लिए मेरी ट्रेनिंग की आवश्यकता नजर जब आती है, तभी ट्रेनिंग आपके लिए आवश्यक हो जाती है। अदरवाइज आपकी जिंदगी में ट्रेनिंग का कोई महत्व ही नहीं है। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे ना? सो ये 4 क्वेश्चन पूछने से वो अटेंशन से बैठा हुआ आदमी को हमने अब सोचने के लिए मजबूर कर दिया। नॉट ओनली सोचने के लिए, रिश्ता बनाने के लिए। हमसे रिश्ता बना, क्योंकि मेरा उठने का कारण तेरा उठने का कारण से कहीं बड़ा है। मुझे लाइफ में क्या क्या करना है वो बता दिया, मैंने क्या क्या किया और मुझे मेरी जिंदगी के बारे में क्या क्या चीजें पसंद है वो मैंने बताया। तो उसे महसूस कराना है कि तुझे भी बहुत सारी चीजें करना बाकी है। स्टार्टिंग के दिनों में, आने वाले 2-3 महीनों में जब आप ये करते होंगे तो आपको थोड़ा हिचकिचाहट होगा, थोड़ी आपको भी नकलीपन लगेगी, क्योंकि आपका भी उठने का कारण वही था जो उसका था। तो आपको थोड़ा एक अचरज लगेगा कि कैसा मैं बात कर रहा हूं, कि मजा नहीं आ रहा, क्योंकि सचमुच में मेरा उठने का कारण ये तो पहला कभी था ही नहीं। कोई बात नहीं, हमें इस नकलीपन के दौर से भी गुजरना पड़ेगा और हमें उसे एहसास दिलाना। जैसे आज मैं इन चारों क्वेश्चन के बारे में जब बात करता हूं तो आदमी लोग हिल जाते हैं, क्योंकि ये मेरा सचमुच में उठने का कारण था। और मुझे मेरे को जब लोग पूछते हैं व्हाट डू यू वांट टू अचीव बिफोर यू लीव दिस वर्ल्ड, तो लोग 4-5 डायलॉग मारते हैं। मैं बोलता हूं बिफोर आई गो अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड आई वांट टू क्रिएट द बिगेस्ट ट्रेनिंग कंपनी इन द वर्ल्ड। बिफोर आई वांट टू गो अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड, 2020 में बाय 2020 स्मार्ट कंसल्टेंसी सर्विसेज जो मेरी कंपनी है वो इंडिया और वर्ल्ड की सबसे बड़ी कॉन्फिडेंस सप्लाई कंपनी में बनाना चाहता हूं। बिफोर आई गो अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड, 30 लोकेशंस में इंडिया में मैं अपने सेंटर्स को चालू करना चाहता हूं। बिफोर आई गो अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड, स्मार्ट सेल्स क्लब बोल के क्लब, सेल्समैन लोग के लिए एक बहुत बढ़िया क्लब मैं चालू करना चाहता हूं। बिफोर आई गो अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड, स्मार्ट फाउंडेशन बोल के अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन जिनके माँ बाप नहीं है उनके लिए मैं एक संस्था बनाना चाहता हूं। बिफोर आई गो अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड, मैं इतना पैसा अपने घर में डाल के जाना चाहता हूं कि 100 साल तक मेरे मरने के बाद मेरा फैमिली का एक भी मेंबर को कभी काम ना करना पड़े, ऐसा मैं उनको पैसा देके जाना चाहता हूं। बिफोर आई गो अवे, ऐसा मैं 4, 5, 6 डायलॉग मारता, आगे वाला सर हिल जाता है। और ये डायलॉग के लिए नहीं मारता हूं, तुम देखोगे मेरे मरने के पहले मैं ये सब करके ही जाऊंगा। और मैं इसका कार्यक्रम करने को भी चालू कर दिया, और मैं ऐसा ही था और ऐसे ही मैंने अपना कार्यक्रम किया है। एंड देयरफॉर मेरा जीने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है जो मुझसे बड़ा है। मैं सुबह उठ के इसलिए निकलता हूं ताकि मैं अपने आप को मोटिवेट करूं और अपने बीवी बच्चों का रोटी पानी का बंदोबस्त करूं। मैं सुबह इसलिए उठता हूं कि बहुत सारे लोगों को जीवन बनाना है और वो जीवन बनाने के लिए उन्हें संघर्ष करने की प्रोत्साहन देना है। उस मिशन से मैं सुबह उठता हूं। दैट इज द क्रक्स। तो मेरा सुबह उठने का रीजन मुझसे बड़ा है, मेरा जीने का और मेरे मरने के पहले करने का कार्यक्रम मुझसे बड़ा है। जब आपका इस तरह का एक जिंदगी बन जाती है, जब आप इस तरह से जब सोचते हैं, तभी आप दूसरों के जीवन में इन्फ्लुएंस कर सकेंगे, तभी आप दूसरों के जीवन में प्रभाव ला सकोगे, तभी आप दूसरों के जीवन में परिवर्तन ला पाओगे, तभी आप दूसरों के जीवन में उन्हें सोचने के लिए आप मजबूर तब कर सकोगे जब आपका जीवन का कारण आपसे बड़ा होगा। तब तो हमने रिश्ता बनाने का 4 क्वेश्चन उसको पूछ लिया। अब
एकदम फिट हो गए। अब उन्हें 4 डिफरेंट क्वेश्चन पूछने हैं। 4 क्वेश्चन। पहले सिचुएशन क्वेश्चन, स्पिन क्वेश्चन बोलते हैं उसको। पहला उसका सिचुएशन के बारे में जानने का। अभी रिश्ता बना लिया, या रिश्ता बनाने के बारे में बीज तो हमने बो दिया, अब वो भी उठ के भागने के मूड में नहीं है। अब 45 मिनट बैठ के हमसे बात करने का ऐसा एक मूड में बैठा है। ऐसे में हम उसको 4 टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। पहले हम उसकी जिंदगी की सिचुएशन के बारे में, उसकी जो परिस्थिति है उसके बारे में बात करेंगे। उसकी प्रेजेंट परिस्थिति को समझने की कोशिश करें। किस परिस्थिति में अपनी जिंदगी को बिता रहा है, क्या है उसकी बीवी और बच्चों की परिस्थिति, घर का परिस्थिति, उनका एजुकेशन का परिस्थिति, उनका जीवन का क्या परिस्थिति है, सिचुएशन क्या है, समझने की कोशिश करेंगे। उस जिंदगी की परिस्थिति में हम उसको पूछेंगे प्रॉब्लम क्वेश्चंस। वी विल आस्क हिम क्वेश्चंस व्हिच आर नोन एज प्रॉब्लम क्वेश्चंस। प्रॉब्लम क्वेश्चंस यानी कि इस परिस्थिति में वो क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है। अगर मेरा बच्चा है 15 बरस का और उसको आगे पढ़ाने का, ये मेरी परिस्थिति है, तो मेरी प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास पैसे नहीं है उसको पढ़ाने के लिए। ये मेरी परिस्थिति से आया हुआ एक समस्या है। अब मैं घर में रहता हूं, 1 बेडरूम हॉल किचन, और मेरे घर में 3 बच्चे हैं, मदर है, फादर है, ये मेरी परिस्थिति है। तो मुझे कुछ भी करने को नहीं मिल रहा है, पढ़ने को नहीं मिल रहा, क्योंकि घर में जगह ही नहीं है। ये मेरी परिस्थिति है। मेरी परिस्थिति की वजह से मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। इस प्रॉब्लम्स का एहसास दिलाना, उसकी समस्याओं का एहसास दिलाना, उसकी परिस्थिति का एहसास दिलाना, उस परिस्थिति में आने वाले या अभी जो प्रॉब्लम चल रहे उसका एहसास दिलाना, और फिर उस परिस्थिति का प्रॉब्लम्स को न सॉल्व करने वाले से आने वाले परिणाम, अगर मैंने ये प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया तो इसमें आने वाली इंप्लीकेशन, अगर मैंने को मेरे बच्चे का पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपए, 5 लाख या 3 लाख या 2 लाख चाहिए, और अगर ये प्रॉब्लम मैंने सॉल्व नहीं किया तो इस प्रॉब्लम से आने वाली इंप्लीकेशन यानी कि परिणाम क्या होगा, इसे याद दिलाना है। और फिर अगर आपने इन प्रॉब्लम्स को आज सॉल्व करने के लिए फ्री इंडिया के साथ जुड़े और मेहनत का एक नया सिलसिला अगर आपने शुरू किया, तो इस से आपको क्या नीड पे ऑफ होगा, उस समाधान का मूल्य उसे बताना पड़ेगा। तो चलते हैं उस दुनिया में जहां पर हम उसकी सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। सिचुएशन क्वेश्चंस। सिचुएशन क्वेश्चंस यानी कि फाइंडिंग आउट फैक्ट्स अबाउट द प्रोस्पेक्ट्स एग्जिस्टिंग सिचुएशन, उसकी प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में जानकारी लेना, उसकी परिस्थिति के बारे में जानकारी लेना। हम एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसे हजारों एग्जाम्पल है, लेकिन मेरे को ये 2, 2.5, 3 घंटे में ये सब करना होगा नहीं, तो एक एग्जाम्पल लेता हूं और आप देखेंगे उसमें मैं सिचुएशन क्वेश्चन कैसे पूछता हूं। ये सब प्रैक्टिस से आएगा। देखो आज खाली इधर आके बैठ गए, इधर ताली बजाया, तो ये सब आने वाली नहीं है। इसमें भी बहुत क्या करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। मेरे को ये सब समझने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। मेरे को करना पड़ा बोल के मैंने वो संघर्ष किया, वो फिजिकल संघर्ष जो पेन है मैंने वो लिया बोल के मुझे ये सब समझ में आती है। जैसे हम बोलते हैं हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव, आपके कितने बच्चे, इसकी सिचुएशन को समझ रहे। नायर साहब आपके कितने बच्चे हैं, तो वो बोलता है मेरे 2 बच्चे हैं। क्या उम्र है उनका, तो बोलता है मेरा लड़का का उम्र है 15 और लड़की का उम्र है 12। ठीक है, तो बता दिया उसने। व्हाट इज योर ड्रीम फॉर योर सन, आपके बच्चे के बारे में, आपका जो लड़का है, इस लड़के के बारे में आपके क्या सपने हैं। तो जनरली आदमी क्या बोलता है, का एक सपना काय नहीं। तो
कधी त्याच्याबद्दल विचारच नाही केलं मी, छोड़ने का नहीं। बोले व्हाट इज योर ड्रीम फॉर योर सन? बोलता मैंने कभी सोचा ही नहीं। बोले कोई बात नहीं, ये बताइए सर उसे क्या बनाना चाहेंगे आप, इसे क्या बनाना? ये 15 बरस का जो आपका लड़का है जो अभी कॉलेज में पढ़ता है, इसे आप क्या बनाना चाहेंगे? तो बोलता है सच बोलूं मैंने कभी नहीं सोचा संतोष इसके बारे में। बोले कोई बात नहीं, ये बताइए सर अगर उसे 1 घंटा मिल जाता है, अगर उसे 1 घंटा मिल जाता है तो ज्यादातर कौन से कामों में वो ज्यादा दिलचस्पी दिखाता है? अगर उसको 1 घंटा देवे, बोले बेटे को बोलता है जा राहुल खेल या जो करना है, तो वो कौन सा दिलचस्पी दिखाता है? तो कोई ये बोल सकता है हाँ उसको मेरे को है ना, उसको 1 घंटा मिल जाए तो ड्राइंग बीइंग करने को चालू कर देता है, फिर वो ड्राइंग के हिसाब से ब्लॉक बनाता है, पहले ड्राइंग बनाता है, फिर वो ड्राइंग के हिसाब से ब्लॉक्स बनाता है और कार्डबोर्ड से वो ऐसा सब डिजाइन करता है। तो हम उसको अगला क्वेश्चन पूछेंगे, ये कौन सी प्रोफेशन की तरफ इसका एक झुकाव चल रहा है नायर साहब? कौन से प्रोफेशन की तरफ इसका एक झुकाव चल रहा है? तो जनरली आदमी क्या बोलेगा, क्या बोलेगा? आर्किटेक्ट बन, करेक्ट। तो बोलेगा कि मेरे को लगता है कि उसको एक आर्किटेक्ट बनने का है। ये रीजनेबली पढ़ा लिखा आदमी की बात कर रहा हूं मैं, एकदम ग्रास रूट लेवल का रिक्शा वाले को पूछेगा तो वो ये नहीं बोलेगा, उसको अलग सा परिस्थिति होता है, उसकी परिस्थिति के हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछने का। तो मैं जो इधर दिखा रहा हूं एक एग्जांपल है आपको अपनी बनानी। मैं बोल रहा हूं रीजनेबल मिडिल क्लास एक आदमी के घर में जाओ, उसकी बात कर रहा हूं। तो वो बोलता है हाँ मेरे को लगता है कि वो एक आर्किटेक्ट बनने के बारे में सोचते हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट नायर साहब, मैं वो बोलने वाला था, आपने बोल दिया। अब कब ये कोर्स चालू होगा सर? ये कोर्स चालू कब होगा? ये आर्किटेक्ट का जो कोर्स है ये चालू कब होगा? तो बोलता आज से अगर उसको करना है तो 4 साल के बाद जब 19 बरस का होगा तब चालू होगा। करेक्ट सर। आपको क्या लगता है ये कोर्स करने के लिए कितना पैसे की जरूरत पड़ेगी? तो बोलता है मुझे तो नहीं मालूम, अंदाज से बताइए। तो बोलेगा 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। तो आप जब देख रहे हैं ये उसकी सिचुएशन, ये उसकी परिस्थिति है कि एक बेटा है, बेटा जवान हो रहा है, बेटे की पढ़ाई करनी है और उसके चंद सपने हैं, ये उसकी परिस्थिति है, सिचुएशन। ये आपने समझा। अब आते हैं प्रॉब्लम क्वेश्चन की तरफ। परिस्थिति के बाद आपको समझना है इस परिस्थिति में उसे क्या प्रॉब्लम है। तो हम बोलते हैं asking about problems, difficulties or dissatisfaction that the buyer is experiencing with the existing situation. उसकी प्रॉब्लम्स क्या है इस सिचुएशन? फॉर एग्जाम्पल हम उसको बोलते हैं सर इस एजुकेशन के लिए आपने क्या प्रोविजन किया? आप बोल रहे हैं कि 3 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। किसी की बेटी होती है तो उसकी शादी की बात होती है तो वो लेवल पे आप उसकी परिस्थिति को समझ, अगर बेटी अगर 15 बरस की है तो आप उसको बोल सकते हैं कि इसकी शादी कब होने वाली है, तो उसकी बोले हमारे में तो 19-20 में तो हो जाता है। तो वो परिस्थिति बना के उस परिस्थिति के बारे में क्वेश्चन पूछने। जनरली शादी में कितना खर्चा होता है? इस से बोलता है हमारी शादी में तो 3-3.5 लाख तो खर्चा है। ये परिस्थिति समझने के बाद उसको उस परिस्थिति से आने वाली प्रॉब्लम वो पूछने का। तो फिर ये 3.5 लाख का आपने क्या बंदोबस्त किया? जैसे हमने उसको पूछा तो 11 बजे बेचारा अकाउंटेंट संतोष नायर जो छोटे मोटे कंपनी में 20,000 रुपए 15,000 रुपए का या 14,000 रुपए का नौकरी करने वाला ये आदमी कि सडनली 3.5 लाख का प्रॉब्लम खड़ा हो, जो सुबह था नहीं 11 बजे। वो ये सोच के बैठा था कि किसी जमाने में शादी आप हो जाएगा। What provision have you made for this? जब हम उसको पूछते हैं तो उसके सामने प्रॉब्लम खड़ा हो जाए। तो पहला हमने सिचुएशन समझा, बाद में उस सिचुएशन से आने वाली प्रॉब्लम। उसको हम पूछे डज योर प्रेजेंट इनकम अलाउ यू टू मेक दैट काइंड ऑफ मनी?
आपका जो प्रेजेंट इनकम है, आपका जो प्रेजेंट इनकम है, जो आप रिक्शा चला के बना रहे हैं या अकाउंट्स का काम करके बना रहे हैं, क्या वो पैसे से आप उतना पैसा बचा पाएंगे? फिर प्रॉब्लम खड़ा हो गया। पहले तो 3.5 का फिगर फिरा दिया और बाद में हमने बोला क्या बंदोबस्त किया? बोले कोई बंदोबस्त नहीं किया, तो प्रॉब्लम खड़ा हो गया। सिचुएशन है, सिचुएशन से प्रॉब्लम खड़ा हो गया। अब इस प्रॉब्लम से does your present income allow you to make that kind of money? तो बोलता है नहीं। तो फिर हम पूछते हैं आप इस फंड्स का बंदोबस्त कैसा करेंगे? और पूछ के हम चुपचाप बैठे उसको देख के, इस बंदोबस्त कैसे करेंगे सर? फिर तो सिचुएशन खड़ा हो गया। सिचुएशन के सामने क्या खड़ा हो गया? प्रॉब्लम खड़ा हो गया। ऐसे हर आदमी की अलग अलग सिचुएशन होती है और हर प्रॉब्लम, हर सिचुएशन में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होती है। बिजनेस का तो बात ही नहीं हुआ बॉस। कहां FIC, क्या बाइनरी प्लान, ये प्लान, BAB, डिस्ट्रीब्यूटर 500, 1000, नीचे ऐसा, ये एंगल बिंगल। तो लेंगे अपन, वो अपना मन के पीछे है कि इसको अंदर लेने का है, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एंट्री मारते वो सोच रहा है कि खिड़की से उड़ी मारूं कि भाग जाऊं। अपन उसको अंदर ले रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं उसको। इसको बोलते हैं पुलिंग पावर। पुलिंग पावर बोलते हैं इसको। आदमी को अपने तरफ आकर्षित करने का आपका एक तरीका, एक टेक्निक है। नहीं तो हम एंट्री मारते बोले देखो अच्छा कंपनी है, आपका बच्चा है ना, बच्चे का एजुकेशन करना पड़ेगा, बच्चे का एजुकेशन में बहुत खर्चा होगा, अभी बीवी है, बीवी का शादी करना पड़ेगा, उसका भी बहुत खर्चा होगा, आपका डॉक्टर है, डॉक्टर का शादी करना पड़ेगा, आपको टीवी लेना पड़ेगा, आपको ये लेना पड़ेगा, आपको घर लेना पड़ेगा, फ्रिज लेना पड़ेगा, आपके पास बाइक भी नहीं है, बाइक लेना पड़ेगा, आपके पास कार भी नहीं, कार लेना पड़ेगा। वो बोलता है तेरे को इतना प्रॉब्लम है तो तू ले, तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है कि मैं लेने का? क्योंकि मेरे को तो लेने का है ही नहीं, तू आया बोल के मैं ये सब लेने को चालू करूं क्या? तो बहुत जन को क्या है, टेलिंग और सेलिंग में फर्क होता है। टेलिंग और सेलिंग में फर्क होता है। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये सेलिंग है। जो हम लोग ज्यादातर करते हैं एंट्री मारते कट 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 जो घूमे बोलने को चालू है, टेलिंग चालू है। अभी क्या होता है एकदम स्पीड में अपन बहुत कुछ बोल रहे हैं, तो बहुत कुछ अपन बोलने के टाइम में अपने को क्या लगता है एकदम जबरदस्त कंट्रोल है। तुम्हारा कंट्रोल खाली तुम्हारे ऊपर हो, उसका ऊपर नहीं है। तो टेलिंग में क्या होता है, देखो फ्री इंडिया कॉन्सेप्ट 4 साल पुराना, इधर हमारा सनी शेट्टी है ना, ये एकदम करोड़पति है, इधर कोरगांवकर करोड़पति है, उधर जोशी सब करोड़पति, इधर ये है, हम लोग 10 लाख आदमी लोग इधर उधर घूमते रहते हैं, ये है वो है, हमारा TSC है, ये है वो है, हम लोग ISO 9000 है, आदमी लोग इधर आते ही एकदम करोड़पति बन जाते, टका 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 टका, टेलिंग 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 टका 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 टका। आदमी बोल बोल के बोलता मजा आएगी नहीं, बोलता है कि भाई मजा सिर्फ एक ही कुत्ते को आया है, इसको तुमको साला, उसको कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि उसकी परिस्थिति तुमने समझा नहीं, उसका सिचुएशन तुमने समझा नहीं, उसका सुबह उठने का कारण तुम्हें मालूम नहीं है, वो मरने के पहले क्या करना चाहिए तुमको साला क्या मालूम क्या उसके बारे में? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तुमको कुछ नहीं मालूम, तुम अपना फ्री इंडिया ये वो चिंग 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 चालू था, और तुम तो ऐसा बात कर रहे थे, बात ऐसे कर रहे हो जैसे कई जमाने से तुमको मिलने के लिए वो तड़प रहा था, या तुम्हारे साथ जुड़ने के लिए दूरबीन लगा के कई सालों से गली गली में तुम्हें ढूंढ रहा था और तुम उसके जीवन में आ गया और बोला ये कर ले और वो करने को चालू हो गया। ऐसा कोई बात नहीं।
हम बोलते हैं इंप्लीकेशन क्वेश्चन। अभी हमने उसको बोला ये तेरी परिस्थिति है, बोलता है 3.5 लाख का खर्चा होगा आर्किटेक्ट बनाने का, ठीक है, तो आपने क्या बंदोबस्त किया है? तो उसको पूछा तो प्रॉब्लम खड़ा हो गया, बोले मैंने कोई बंदोबस्त नहीं किया। तो हम बोलते हैं इसका क्या परिणाम होगा, इंप्लीकेशन यानी कि व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम क्या होगा इसको अगर बंदोबस्त नहीं करेंगे। तो हम उसको कैसे पूछते हैं? What will happen if you do not provide for your son? अगर आप अपना लड़के का ये आर्किटेक्ट के लिए जो आप बता रहे थे कि आप उसको आर्किटेक्ट बनाना चाहते हैं, उससे बुलवाया था अपन ने नहीं बोला, अपन बोलेगा तो फीस का पैसा अपने को देना पड़ेगा। उससे बुलवाया, तुम क्या बनाना चाहते हो, वो बैठ के नहीं सोच रहा था, हमने उसको सोचने के लिए मजबूर किया। फिर उस कोर्स के लिए कितना पैसा लगेगा ये भी उसके मुंह से निकाला, वो अमाउंट भी उसके मुंह से निकाला, वो प्रोफेशन भी उसके मुंह से निकाला, कितना खर्चा होगा वो भी उसके मुंह से निकाला। क्यों? क्योंकि जब वो बोलता है तो वो सोच रहा है। कई बार हम जो बोलते हैं तो हम सोच रहे हैं, हम बोलेंगे तो हम सोच रहे हैं उसके लड़के के बारे में, लेकिन वो नहीं सोच रहा है, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। What will happen? Implication यानी कि इसकी ये अगर परिस्थिति है और अगर इस परिस्थिति में ये प्रॉब्लम है, समस्या है, और इस समस्या को ना सुलझाने से क्या परिणाम होगा ये हम पूछ रहे हैं। तो बोलेगा और चुपचाप बैठो, चुपचाप बैठ के उसका बात सुनो, कीप योर माउथ शट। सबसे मेन प्रॉब्लम एफआईसी वालों का क्या है, बात करने का बहुत शौक है और अपनी आवाज से साले लोगों को इतनी मोहब्बत हो गई है कि कोई दूसरे का लाइफ उसका कुछ समझने का ही नहीं, अपने को खाली समझाने का है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज द प्रॉब्लम। जो लोग जुड़ते नहीं है तुम्हारे साथ, आज जो तुम्हारा संघर्ष के बावजूद भी लोग अगर जुड़ नहीं रहे हैं और नंबर नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए क्योंकि तुम्हें उनकी पड़ी नहीं, तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी है। तुम ये देख रहे कि तुम्हारा रोकड़ा पानी गिर रहा है बोल के तुम मर मर के दूसरे को दबाने के चक्कर में। What would happen because of that? वो बोलता है अगर ये बंदोबस्त नहीं किया तो क्या होगा? बोलता है वैसे बहुत प्रॉब्लम हो सकता है कि बेचारे का पढ़ाई रुक सकता है। What would happen because of that? अगर पढ़ाई नहीं हो सका और उसके जो सपने हैं वो साकार नहीं हो सका तो क्या होगा? तो बोलता है शायद वो गलत मार्ग पे चला जाएगा, शायद वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, शायद लाइफ में एकदम माड़ा टेढ़ा काम करेगा। How would you feel if you are not in a position to provide for the money? आपको कैसा लगेगा जब 19 बरस के उम्र में जब उसको पैसे देने की बारी जब आती है, बाप होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है उसकी पढ़ाई की बंदोबस्त करने के लिए, और जब आपके पास वो पैसा नहीं होगा तो आपको कैसा लगेगा? बताइए शेट्टी साहब। बोलता बड़ा बुरा लगेगा मेरे को। और अपन ने ये भी बात करवा लिया कि अभी की उसकी जो इनकम है उससे ये काम होने वाला नहीं है, ये भी एहसास दिला दिया, प्रॉब्लम भी खड़ा कर दिया उसके लाइफ में, सिचुएशन को भी एहसास दिला दिया, वो प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व करेगा तो उससे इंप्लीकेशन या परिणाम भी दिला दिया। अब हम उसको बोलते हैं, पहला हमने क्या पूछा? सिचुएशन यानी परिस्थिति, फिर हमने पूछा प्रॉब्लम उस परिस्थिति।